Good morning to all of you. Am I audible? Good morning, Bipin Pooja. Am I audible? Good morning, good morning. Today we are going to discuss one of the most important personality in Indian national movement, and that is Subhash Chandra Bose. Okay, and his contribution. We already have discussed national movement. Many, you can say that a larger portion of the national movement. So obviously we will need some references. ठीक है ना? तो पहले से किया हुआ है तो वो आसानी से समझ में आपको आएगा, right? So I am going to give a brief outline of what is the contribution of Subhash Chandra Bose. So for this, I think that all of you might be familiar with some of the basic facts that Subhash Chandra Bose was born in Odisha. ठीक है, later he joined Calcutta University and as a result, ठीक है, बंगाल में हम देखते हैं, ठीक है, कि बंगाल से वो एक्टिव है. तो ये है. दूसरी चीज क्या है कि सुभाष चंद्र बोस हैज आल्सो क्लियर्ड, ओके, इंपीरियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि कहीं भी इंटेलेक्ट पे आप उनके डाउट नहीं कर सकते. गॉट इट? ओके. सो ही हैड आल्सो क्लियर्ड इंपीरियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. ओके. एंड ही रिजाइंड फ्रॉम दिस ऑफिस. Why he did not join? Why did not join? Not resign, but he did not join Imperial Civil Services. And the reason is that if you will join civil service, ये देखो, ये सुभाष चंद्र बोस का ओपिनियन पहले से था कि इफ यू विल ज्वाइन सिविल सर्विस यू विल वर्क विथ लॉयल्टी फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट. बहुत सीधी सी बात है. ठीक है. सो एट द सेम टाइम हाउ यू कैन वर्क फॉर योर कंट्री. ठीक है. आप अपनी पैट्रियटिक फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? अगर आप इंपीरियल सिविल सर्विसेज में जाओगे तो आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, तो आपकी लॉयल्टी किसके लिए हो जाएगी? गवर्नमेंट के लिए, है ना? एंड दिस इज व्हाट कॉलोनियल एरा. तो ऐसे टाइम में अगर हमारी लॉयल्टी गवर्नमेंट के लिए हो जाती है तो हम देश वालों के लिए क्या कर पाएंगे? बहुत सीधा सीधा फंडा है कि गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जाना है, क्योंकि अगर सरकार कुछ गलत करेगी आप बोल पाओगे क्या? बताओ. वंस यू गेट सिलेक्टेड एज एन आईएएस तो आपका काम अलग हो जाएगा. मेरी बात समझ गए ना? एज एन इंडिपेंडेंट स्टूडेंट जर्नलिस्ट आप कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ जा सकते हो, बट बीइंग अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विस यू कैन नॉट गो. ठीक है. ऐसा होता है, आज भी होता है. तो सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया, राइट? दिस हैपेंड. एंड आफ्टर दिस what will happen after his resignation? Now it's very clear that he is more attracted towards the extremist leaders from the very beginning. ठीक है ना? अगर वो सिविल सर्विसेज से रिजाइन दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके जो चलने वाली पॉलिटिक्स है उसके साथ बढ़िया ट्यूनिंग नहीं बिठा पाएंगे सुभाष चंद्र बोस. मेरी बात समझ गया ना? सो हिज नेचुरल इंक्लाइनेशन वाज टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स. ठीक है. नेचुरल इंक्लाइनेशन इनका एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की तरफ होगा. एंड वन लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस who acted like a bridge between revolutionaries and moderates of Indian National Congress, वो कौन थे? सी आर दास. एंड लेट अस सी आर दास वाज हिज पॉलिटिकल गुरु. तो देखो, गुरु का रिफ्लेक्शन आएगा ना. सी आर दास वाज हिज पॉलिटिकल गुरु. सी आर दास वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस. Subhash Chandra Bose. And I have already discussed with you that C.R. Das was acting like a bridge. ये ब्रिज का काम कर रहे थे बिटवीन द रिवॉल्यूशनरीज एंड द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्पेशली आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922. मैंने बताया था ना, 1922 के बाद क्या हो रहा था? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वेयर रिवाइविंग अगेन. याद आया कुछ? ठीक है. बिकॉज द रिवॉल्यूशनरीज आर नॉट हैप्पी विद द काउंसिल एंट्री पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. एक एक चीज को रिलेट करो. एंड एट दैट टाइम आपको बताया था युगांतर ग्रुप एंड अनुशीलन, ठीक है, दे विल रिवाइव अगेन, वन अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड द सेकेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ जेएम सेन गुप्ता. तो आपको समझ में आ रहा है कि इंक्लाइनेशन कहाँ है? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की तरफ इनका इंक्लाइनेशन है. ठीक है ना? सो ही वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज. तो जस्ट आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ एनसीएम व्हाट वी सी इज दैट सी आर दास
was acting as a bridge between the revolutionaries, because the revolutionaries' activities were reviving again. On another side, there was Swaraj Party 1923, and who was the founder of Swaraj Party? फिर से देखो, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास। तो दोनों को जोड़ के चल रहे थे। तो मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास, तो सी आर दास वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी ऑल्सो, और ये दोनों को जोड़ के चल रहे थे। वही दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस इज इन्वॉल्व्ड इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑल्सो, बिकॉज ही इज जस्ट promoting the revival of revolutionary organizations in India। उनका सीधा कहना है कि इंडिया से हमें क्या करना है, ब्रिटिश रूल को अप्रूव करना है। बहुत सीधा सा फंडा है, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या करेगी बताओ? विल नॉट गवर्नमेंट अरेस्ट सुभाष चंद्र बोस? यस, सुभाष चंद्र बोस विल बी अरेस्टेड। ये वही टाइम है, सस्पेंशन ऑफ एनसीएम के बाद 1922 के बाद 1923 में स्वराज पार्टी है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज रिवाइव हो रही हैं, सुभाष चंद्र बोस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज से जुड़ रहे हैं, एंड देन सुभाष चंद्र बोस विल बी अरेस्टेड एंड ही विल बी जेल्ड फॉर 3 years इन मांडले जेल, बर्मा। उनको 3 साल के लिए जेल भेजा जाएगा। क्यों? उनके रिवॉल्यूशनरी आउटलुक की वजह से। हालांकि चार्जेस विल बी समथिंग एल्स। तो ही वाज आल्सो सेंट टू मांडले जेल, बर्मा, बिटवीन दिस टाइम पीरियड 1924 टू 1927, ठीक है ना, 1927। तो यहाँ पे वो जेल भी गया। नाउ ही कम्स बैक 1927। 1927 में क्या हो रहा है आप सबको पता है, साइमन कमीशन, ठीक है, एंटी साइमन एजिटेशन, और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, नेहरू कमेटी, एंड सुभाष चंद्र बोस वाज अ मेंबर इन नेहरू कमेटी और नॉट? यस, थे ना। तो अब आती है बात किसकी? नेहरू रिपोर्ट की, कि नेहरू रिपोर्ट बन रहा है और कमेटी के मेंबर्स जेल नेहरू भी है एंड सुभाष चंद्र बोस, बोथ आर द मेंबर्स ऑफ कमिटी, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट में क्या लिखा जा रहा था? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस इज नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एंड सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू दे वर सेइंग वी वांट व्हाट? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। सो दे वर फेवरिंग फॉर पूर्ण स्वराज। ये कह रहे थे अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज शुड बी द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमें इस चीज के लिए लड़ना चाहिए, डोमिनियन ओमिनियन के लिए नहीं लड़ना चाहिए। नहीं तो आज डोमिनियन ले लोगे और फिर 10-15 साल के लिए आप क्या हो जाओगे? पैसिफाई हो जाओगे, और फिर ऐसे कैसे मूवमेंट चलेगा? तो वी शुड फाइट फॉर अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज, एंड फॉर दिस रीजन दे ऑल्सो फॉर्म्ड इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। बताया था ना आपको, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जेल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, जहां पे दे स्टार्टेड गैदरिंग सपोर्ट। जेल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बोथ स्टार्टेड गैदरिंग सपोर्ट, okay, within the Indian National Congress for this political objective, that is attainment of पूर्ण स्वराज। इसके लिए वो सपोर्ट गैदर करने लगे। They started gathering support for this political objective, that is attainment of पूर्ण स्वराज। सारा रट्टा नहीं मारना है। जब भी आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में सोचो तो अलग अलग फेजेस में सोचो कि क्या डेवलपमेंट हुआ इंडियन नेशनल मूवमेंट में, और वहां पे सुभाष चंद्र बोस को ले जाके क्या कर देना है? रिलेट कर देना है। कितना आसान है, ठीक है। और आपको पहले से ही मेन फ्रेम ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट पता है, so it will be easy for you to relate the things, ठीक है ना। this is the idea। now what we see here that after this, okay, 1930, ठीक है, आप सबको पता है ना, कि पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन 26 जनवरी 1930, ठीक है। इसके बाद तो हम किस चीज के लिए पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन के लिए लड़ रहे हैं ना, बेसिकली 1929 वाला सेशन दिसंबर में है, और 1930 में 26 जनवरी 1930 को हमने, है ना, वो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी एक तरह से सेलिब्रेट कर लिया, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट्स हैं, गॉट इट। अब इसी फेज में क्या हो रहा है? इन द सेम फेज व्हाट हैपेंस? Gandhi starts the another movement, and what is the name of the movement? That is CDA, Civil Disobedience Movement। and what is the time period? 1930 to 1932-34, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है ना, Civil Disobedience Movement। Now the question is, Subhas supported Civil Disobedience Movement or not? Yes or no? Yes। सुभाष चंद्र बोस गिब्स क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? लॉजिक सोचो। This movement has got the official support and platform of Indian National Congress। और सुभाष चंद्र बोस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि नेहरू रिपोर्ट के लिए जो कमेटी बनी उसके भी मेंबर है। तो आपको पार्टी के स्टैंड, पार्टी के लाइन पे तो रहना होगा ना। मेरी बात समझ गया ना? तो दिस इज वेरी सिंपल दैट हियर सुभाष चंद्र बोस
will give his support to civil disobedience movement. उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम. एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम? When this movement was in progress, in the meantime, okay, there will be talks between Gandhi and Irwin, okay, for temporary suspension of CDM. ये होगा कि नहीं? When this movement was in progress, there will be talks within Gandhi and Irwin for the temporary suspension of CDM. Temporary suspension. Now, what will be the outlook of Subhash Chandra Bose? He will oppose this or he will support this? He will oppose it. He opposed it. He said that he क्या चल रहा है? Temporary suspension, Gandhi Irwin Pact. So this was not supported by Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose opposed it. He was not in the favor of this Gandhi Irwin Pact. लेकिन जब एक आप पार्टी से जुड़े होते हैं तो आपको पार्टी के अकॉर्डिंग स्टैंड लेना होता है. मेरी बात समझ गया ना? इंडिपेंडेंट आप रहते हैं तो यू कैन टेक वॉट एवर स्टैंड यू लाइक. ठीक है. नाउ दिस गांधी इरविन पैक्ट which was concluded on 5th March 1931 was followed by another event, and that is what? Execution of Bhagat Singh, 23rd March 1931. ये क्या है? Execution of Bhagat Singh. Execution of Bhagat Singh. Now, what about Subhash Chandra Bose? 1924-25 के आसपास का सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट क्या है? कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया आर नॉट द एक्ट्स ऑफ टेररिज्म. दीज आर पैट्रियट्स हु आर फाइटिंग टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ देयर कंट्री. तो अपने देश को आजाद करना या करवाने की कोशिश करना, कहां से आतंकवाद दिखता है आपको? बहुत खुलेआम कहते थे सुभाष चंद्र बोस. ठीक है. तो ही ओपनली सपोर्टेड द एक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, और वो तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज से जुड़े भी हुए थे, जेल भी गए थे. एंड नाउ हियर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु. व्हाट विल बी द आउटलुक ऑफ सुभाष चंद्र बोस? He will resist it, oppose it, and he will also try to mount pressure on the INC leadership that you are concluding Gandhi-Irwin Pact. Okay, so if the British government refuses to accept our demand, ठीक है, to repeal, okay, the punishment that is to be given to Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, in this situation we should do what? We should deny to follow Gandhi-Irwin Pact. ये भी समझा रहे थे. ठीक है. But ultimately what will happen? Bhagat Singh will be executed. मेरी बात समझ गए? अच्छा देखो, ओवरऑल आईएनसी का स्टैंड क्या है? किसके बाद जो सेशन होगा कराची सेशन, ओके, तो कड़े शब्दों में निंदा करेंगे आईएनसी के नेता. ठीक है. कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं, दे वर द पैट्रियट्स एंड ऑल दिस. ठीक है. बट सुभाष चंद्र बोस इज नॉट हैप्पी. ठीक है. बट येट हिज स्टैंड विद द स्टैंड ऑफ. ओके. अब यहाँ पे देखो, मेनी दिस डिबेट, अभी इसमें हिस्टोरियंस बढ़ जाएंगे. आपको मैंने बताया कि हिस्ट्री क्या है, पुरानी कहानी लिखने की कोशिश है, और कहानी को हर आदमी अपने अपने तरीके से लिखने की कोशिश करता है. ओके. तो सम पीपल विल से दैट गांधी ने डेलिबरेटली भगत सिंह का मुद्दा नहीं उठाया. ऐसा नहीं है. गांधी ने मुद्दा उठाया. क्यों मुद्दा उठाया? रीजन ये था कि पीछे से जो कांग्रेस लीडरशिप में बहुत सारे लोग थे, वो सपोर्ट कर रहे थे इस आइडिया को कि नहीं, भगत सिंह की फांसी हर हाल में रद्द होनी चाहिए. तो गांधी ने उस मुद्दे को उठाया था, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट बिकॉज भगत सिंह वाज अ डेंजर फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ही वाज सिंबल ऑफ एन आइडियोलॉजी. बट यहाँ पे कांग्रेस की मिस्टेक क्या है? ये इतना जरूरी भी तो नहीं है यार. नेगोशिएशन इतना जरूरी भी तो नहीं है. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे गांधी आके कहते हैं कि नहीं, कि जिसको जो तरीका अपनाना है अपनाओ. क्विट इंडिया मूवमेंट में कहते हैं कि जो यहाँ वायलेंसेस हो रहे हैं, इस वायलेंसेस के लिए खुद ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल है. मैं लोगों से ये नहीं कहने जाऊंगा कि वायलेंस छोड़ दो. तो तब तो आपका मिजाज बदला हुआ है. मेरी बात समझ गया ना? ठीक है. तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भगत सिंह का एग्जीक्यूशन होता है, एंड दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली सुभाष चंद्र बोस is very much disappointed. Subhash Chandra Bose is very much disappointed due to two things: Gandhi-Irwin Pact and execution of Bhagat Singh. He supported civil disobedience movement, but these two things, okay, he was very much disappointed. अच्छा चलो ठीक है, ये भी किया आपने, गांधी-Irwin Pact कर लिया. And INC did what? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे. There were 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस
फर्स्ट आरटीसी, सेकंड आरटीसी एंड थर्ड आरटीसी, 3 हुए थे ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस में पार्टिसिपेट किया? सेकंड में, सॉरी सेकंड में पार्टिसिपेट किया, थर्ड और फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। और पार्टिसिपेट करके आने के बाद गांधी का ओपिनियन क्या है? दैट हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है, हमने घुटने के बल बैठ के अंग्रेजों से रोटी मांगी और उन्होंने बदले में हमें पत्थर दे दिया। अंग्रेज ऐसे लोग हैं जिस पे किसी भी कीमत पे विश्वास नहीं किया जा सकता। यही बात तो सुभाष चंद्र बोस थोड़ी देर पहले कह रहे थे, राइट? Participated in second RDC, you returned and you are saying that okay, the British, we cannot have trust on the British, ठीक है ना? And there is nothing that we got from the second RTC, and Indian National Congress decides again not to participate in third roundtable conference. And what will happen? This movement will also not be able to get its political objective, attainment of पूर्ण स्वराज। मिला नहीं ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट वाज द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? बहुत सीधी सी बात है, अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज, अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज, यही था पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, ठीक है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्या कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिला 1932 से 1934 के बाद? तो अगर आपके मेथड से कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिला और कोई दूसरा आदमी मेथड बदलने की बात कह रहा है, तो क्या गलत कह रहा है? क्योंकि देखो, नेशनल मूवमेंट है, जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मान लो कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स हु आर द पीयर्स ग्रुप। तो हिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए? 10 लोगों के 10 अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं ना। 10 पीपल हैव 10 डिफरेंट ओपिनियंस एंड दिस विल इनरिच यू। हो सकता है उसमें किसी के पास कोई बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया हो कि ऐसे हम ज्यादा आसानी से याद कर सकते हैं, तो ये तो होना ही चाहिए ना। डिफरेंट आइडियाज शुड कम फॉरवर्ड कि व्हाट शुड बी द alternative. Now what happens? Civil disobedience movement is suspended. CDM is suspended 1930 to 1932-34. Here what we see, that CDM is suspended and the political objective, that is attainment of Purna Swaraj, was not realized. ठीक है? The attainment of Purna Swaraj, this was the political objective and it was not realized. It was not realized. And what will happen? Disappointment. Disappointment. इससे क्या होगा? Disappointment होगा। जवाहरलाल नेहरू will also be disappointed. ठीक है? सुभाष चंद्र बोस will also be disappointed. जवाहरलाल नेहरू भी disappoint है और सुभाष चंद्र बोस भी disappoint है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा खुल के बोलने लगते हैं। सुभाष चंद्र बोस उन्हीं लोगों में से एक है। मेरी बात समझ गए ना? Subhash Chandra Bose is also disappointed. Now whenever Subhash Chandra Bose is delivering speeches, in 1934 की बात है, in his speeches, what Subhash Chandra Bose does, okay, he suggested the need for an alternative program or strategy. He suggested the need for an alternative program or strategy to secure independence of India, right? He suggested the need for an alternative program, okay, or strategy to secure the independence of India. ठीक है? To secure the independence of India. And now he openly says that, okay, Gandhian methods now are not capable in fighting with British government or the colonial government. Gandhian methods now are not capable in fighting with British government. They are not capable in ensuring the freedom or independence of India. They are not capable in ensuring the freedom or independence of India. देखो, मैंने आपको जो भी मॉडर्न इंडिया पढ़ाया है, जहां गांधी पे बताना था वहां मैंने बताया कि गांधी इतने रेलेवेंट क्यों हैं। लेकिन गांधी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, इससे सुभाष चंद्र बोस की रेलेवेंसी कम नहीं हो जाती। तो जहां पे जो पर्सनालिटी का इंपॉर्टेंस है वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना? और हमें वो उस तरह से सोचना भी है। गांधी पे कितना कुछ हमने पढ़ा है, सबसे ज्यादा टाइम तो गांधी पे ही दिया है ना, ठीक है ना?
तो ये बात आप समझ गए. ही इज सेइंग दैट गांधीयन मेथड्स आर नाउ नॉट कैपेबल फॉर द अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज. कहा गांधीयन मेथड से पूर्ण स्वराज नहीं आ सकता. सुभाष ने यह भी कहा कि गांधीयन मेथड्स में कोई बुराई नहीं. कई तो बहुत ही अच्छे मेथड्स हैं. सत्याग्रह की बात करना, नॉन वायलेंस की बात करना, का इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. लेकिन सवाल यह है कि आप लड़ किससे रहे हो. जो आपके सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का मतलब समझे, उसकी उसकी तो बात होती है. यू बिलीव दैट हमें क्या करना चाहिए, नेगोशिएशंस करना चाहिए. इट्स ओके, नेगोशिएशंस आर द लाइफलाइन ऑफ डिप्लोमेसी, आई एक्सेप्ट. बट विथ whom यू आर डीलिंग, किससे बातचीत कर रहे हो. और ये खुद किसने एक्सेप्ट किया, गांधी ने एक्सेप्ट किया. ठीक है, कि अंग्रेजों पे विश्वास नहीं कर सकते, बहुत खतरनाक लोग हैं, धोखा दे देते हैं बार बार. ये एक्सेप्टेंस किसका है, खुद गांधी का है. नाउ सुभाष इज सेइंग दैट you cannot fight with this Gandhian methods of satyagraha with the British government. And in these Gandhian methods of satyagraha, what you are doing, you are following a struggle truce struggle method, STS method. संघर्ष विराम संघर्ष, struggle truce struggle method. संघर्ष विराम संघर्ष. संघर्ष विराम क्या है, मूवमेंट हुआ, सस्पेंड कर दिया, फिर एक गैप है, फिर से मूवमेंट हुआ, फिर सस्पेंड कर दिया, फिर से एक गैप है, फिर मूवमेंट हुआ. का ये क्या चल रहा है. ओके, he said that I believe in which model, STV. STV, right? This he said that I believe in STV model, struggle till victory model or approach. Struggle till victory model or approach. मैं इस चीज में विश्वास करता हूँ, स्ट्रगल टिल विक्ट्री में. ठीक है ना, नॉट स्ट्रगल टू स्ट्रगल. आई बिलीव इन स्ट्रगल टिल विक्ट्री. इट मीन्स नाउ दिस टाइम व्हेन वी विल डू एनी रिवॉल्यूशन, when you will do any movement, that will be the final movement. सुभाष का कहना है कि इस बार जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, ठीक है, फाइनल होगा और उसमें पूर्ण स्वराज मिलेगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट सुभाष इज सेइंग, दैट व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डू नाउ, दैट विल बी अ फाइनल मूवमेंट, वो फाइनल होगा. ठीक है, एंड फॉर दिस सुभाष सजेस्टेड दैट द मूवमेंट शुड बी ऑपरेटेड ऑन सोशलिस्टिक लाइंस. ये मूवमेंट को हमें कैसे चलाना चाहिए, सोशलिस्टिक लाइंस पर. द मूवमेंट शुड बी ऑपरेटेड ऑन द सोशलिस्टिक लाइंस. सोशलिस्टिक लाइंस पे मूवमेंट को हम ऑपरेट करेंगे. ठीक है ना, आपको मैसेज मिल गया था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे मंडे से. ठीक है ना, तो मैंने सोचा ना कि ऐसा करते कि जीएस के उस मॉड्यूल को 3 मॉड्यूल बना देते, 3 मॉड्यूल्स. एंशिएंट हिस्ट्री जीएस, मिडिवल हिस्ट्री जीएस और आर्ट एंड कल्चर जीएस. मेरी बात समझ गए. अब इसमें क्या होगा कि जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो एज ए स्टूडेंट अगर आपको लगे कि ये चैप्टर मेरा वीक है, उसकी वीडियो भी दोबारा देख लेना. जो लेक्चर आप लिखते जाओगे तो L1 L2 अपने नोट्स में लिख लो. एंड इफ यू फाइंड दैट दिस चैप्टर अपीयर्स मी डिफिकल्ट, तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर का वीडियो भी देख लेना है दोबारा, क्योंकि वो नोटिफिकेशन तो रोज जाता ही रहता है ना, लाइव प्रीमियम का, लाइव प्रीमियर का जो नोटिफिकेशन वो जाता रहता है. और इससे क्या होगा कि आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी, एंशिएंट पे भी हो जाएगी, ठीक है, मिडिवल पे भी हो जाएगी, आर्ट एंड कल्चर पे भी हो जाएगी. ठीक है ना, और आर्ट एंड कल्चर थीम्स मैं डिटेल से कराऊंगा. ठीक है, क्योंकि नहीं हो पाता है, मतलब 50-60 आवर्स में पॉसिबल नहीं हो पाता है ना. तो यहाँ तो मैं उसको मतलब इन डिटेल ले जाऊंगा, तो जिसको जहाँ पे नीड होगा कि हाँ यहाँ हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो आप कर लेना. जैसे इसमें म्यूजिक, डांस, पपेट्री, मार्शल आर्ट, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन आर्ट एंड कल्चर पार्ट. ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर में ही हम इंक्लूड कर लेंगे भक्ति, सूफी मूवमेंट. आर्ट एंड कल्चर में अलग से कल्चरल ट्रेडिशंस को देख लेंगे, पेंटिंग देख लेंगे. जैसे मान लो कि राजपूत पेंटिंग है, राजपूत पेंटिंग की कितनी सब स्टाइल्स हैं. ठीक है, इस तरह से जो मिथिला पेंटिंग है, सारा पेंटिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है ना, सो एंड ऑल दिस विल बी इन द लाइव प्रीमियर. ठीक है, लेकिन वो कब होगा ये मैं कह नहीं सकता, बिकॉज वंस रिकॉर्डिंग विल बी कंप्लीटेड तब धीरे धीरे उसको अपलोड करेंगे. मेरी बात समझ गए ना. सो इफ पॉसिबल अटेंड इट लाइव. ठीक है, एंड आई एम पुटिंग ऑल दिस फॉर फ्री. ठीक है, जीएस के सारे कोर्सेज फ्री जाएंगे, बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन आई विल टीच ओनली ऑप्शनल. तो मैंने सोचा कि जब केवल ऑप्शनल पढ़ाना है तो जीएस में जो आता है उसको क्या कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं. क्योंकि वैसे भी एक हिंदी मीडियम ऑप्शनल, एक इंग्लिश मीडियम ऑप्शनल, 2 ऑप्शनल लेने के बाद मैं कहाँ टाइम मैनेज कर पाऊंगा. ठीक है, 5 आवर्स तो इसी में हो जाएंगे. तो फ्रॉम 2025 ओके प्रीलिम्स के बाद आई विल टीच ओनली ऑप्शनल. तो जीएस पूरा मैं बंद कर दूंगा. सो ऑल जीएस विल बी पब्लिक, ऑल जीएस कोर्सेज इन हिस्ट्री विल बी पब्लिक. ठीक है ना,
तो दिस इज द आइडिया ऑन विच आई एम वर्किंग। ओके, तो अपने चैप्टर पे देख लेना, जैसे मॉडर्न इंडिया में भी अगर लेक्चर नेम लिख लिया करो, L1 L2 ऐसे आगे से कंटिन्यू करना। इस बार तो आपने नहीं किया, कि अगर किसी चैप्टर में लगे कि इसको दोबारा देखने की जरूरत है तो दोबारा देखना, ठीक है ना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आप 2 बार देख लेना, जब मैं अपलोड करूं तो दोबारा फिर से देख लेना, ठीक है ना। प्रीलिम्स के पहले उससे क्या होगा, एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे में मैं आपको चैप्टर बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स को दोबारा देखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो वो एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं ग्रुप में आपको भेज दूंगा कि दीज चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना एग्जाम के लिए। तो देखो सोशलिस्ट लाइंस पे चलना चाहिए मूवमेंट, दिस इज द आइडिया ना। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको मैं इवेंट बताऊंगा इसमें, ठीक है, अबाउट दिस। यस प्लीज। प्लीज। नो 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 नो, ये व्हाट्सएप ग्रुप तो हमारा प्राइवेट है। एक्चुअली जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो आई नीड एटलीस्ट 1 और 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ज्यादा इंटरेक्टिव हो पाता है, अदरवाइज मैं तो ऐसे भी रिकॉर्ड करता ना। तो यहाँ पे हमें ज्यादा क्राउड लाना ही नहीं है, दिस इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो द क्वालिटी विल बी मेंटेन, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, ठीक है। क्वालिटी ऑफ द क्लास विल बी मेंटेन्ड इन दिस वे। ओके, मुझे पता है ना कि सारी चीजें मैं बता ही देता हूँ एट द एंड ऑफ द डे, तो उससे क्लास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सोशलिस्ट लाइंस। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं मैं, जैसे क्या आपने नेशनल प्लानिंग कमेटी जो 1938 में बनी थी, अच्छा अगर मैं कहूँ नेशनल प्लानिंग कमेटी, तो इसमें बात किस चीज की हो रही है, प्लानिंग की। अच्छा, प्लानिंग का जो मॉडल है, ये कैसा मॉडल है, सोशलिस्ट मॉडल। ये मॉडल कहाँ से आया, रशिया से आया। तो अगर इंडिया में प्लानिंग की बात करोगे, प्लानिंग कमेटी की बात करोगे, तो आप किस लाइंस पे चलने की बात करो, सोशलिस्ट लाइंस पे चलने की बात करो। तो इंडिया में, राइट दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ओके, राइट। सुभाष चंद्र बोस was the first person in India. Subhash Chandra Bose was the first person in India. Subhash Chandra Bose was the first person in India, okay, who suggested the need for economic planning. Who suggested the need for economic planning. Who suggested the need for economic planning. Economic planning की नीड सजेस्ट करी, ठीक है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, ही ऑल्सो सजेस्टेड for setting up of a national planning committee. He also suggested for setting up of a national planning committee. He also suggested for setting up of a national planning committee. ठीक है ना, गॉट इट, नेशनल प्लानिंग कमेटी। इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस को आप कैसे देख रहे हो, ठीक है। इकोनॉमी पे भी उनकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। सबसे बड़ी बात कि आज जो हम हिंदी लिखते हैं, जैसे आप लोग हिंदी भी इंग्लिश में लिखते हो, ठीक है। जैसे क्या कर रहे हो, KYA KAR RAHE, क्या कर रहे हो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि लिखने का ये पैटर्न हमें क्या करना चाहिए, उस समय बोला उन्होंने, इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। मेरी बात समझ गया ना, कि जैसे अल्फाबेटिकल वर्ड्स यूज करते हुए हिंदी की बातों को लिख देना, इंग्लिश जिसको आप कहते हो। तो सुभाष ने ये भी बात कही थी। आप इससे बस ये अंदाजा लगाओ फार साइटेडनेस ऑफ दैट पर्सन, कि आज लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, एक टाइम आएगा जब इंग्लिश, ठीक है, आज है तो वैसे हम यूज कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो व्हाट्सएप पे सारे कन्वर्सेशन भी तो वैसे ही होते हैं ना, मोस्टली। ओके, सो ही रियलाइज द नीड फॉर दैट। नाउ व्हाट वी सी दैट इन द सेम फेज, ये फेज कौन सा है, 1930s का, जहां पे CDM हैज बीन सस्पेंडेड, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट हैज बीन कंक्लूडेड, जिसका सुभाष चंद्र बोस ने अपोज किया। सुखदेव भगत सिंह एंड राजगुरु वेर एग्जीक्यूटेड, ठीक है, इसका भी अपोज किया इन्होंने। देन ही सजेस्टेड द नीड फॉर अ नेशनल प्लानिंग कमिटी, इसकी भी बात करी सुभाष ने। एंड एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो सजेस्टिंग एन ऑल्टरनेटिव मॉडल और स्ट्रैटेजी टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये भी बात कर रहे हैं। और ये बात लोगों को पसंद आ रही है। इवन द INC लीडर्स वेर influenced by the ideas of Subhash Chandra Bose. A large group of leaders now were rallied behind Subhash Chandra Bose. सुभाष चंद्र बोस के पीछे, ठीक है, बहुत सारे लीडर्स
ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि जो गांधी का चार्म था 1934 के बाद वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, हालांकि हिस्टोरियंस अपनी किताबों में कम नहीं होने देते हैं, बट वो चार्म 1934 के बाद क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ये स्वाभाविक है, मेरी बात समझ गया ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहा हूं या एंशिएंट इंडिया पढ़ाऊंगा, और कंप्लीट लेक्चर की जगह आधा लेक्चर पढ़ा के छोड़ दूं, फिर क्या होगा, वही होगा, वही सोचोगे जो गांधी के बारे में जो लोग सोच रहे थे, कुछ वही तो होगा ना। तो गांधी का चार्म कम हो रहा था और लोगों को लग रहा था यार आजादी चाहिए, तो ये जो बंदा कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, ये आइडिया ज्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, एंड ही इज ओपनली सेइंग दिस, खुल के अपनी बात कह रहे हैं। एंड दिस इज द, एंड इन दिस वे सुभाष, अच्छा देखो इसमें वो अल्टरनेटिव मॉडल क्या होना चाहिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी समझो। विच मॉडल सुभाष चंद्र बोस वाज एडवोकेटिंग, सुभाष चंद्र बोस किस मॉडल की बात कर रहे थे। पहली बात, सुभाष का क्या मानना था, दैट इफ इंडियन नेशनल मूवमेंट विल बी बेस्ड ऑन सोशलिस्टिक लाइंस, अगर ये सोशलिस्टिक लाइंस पे बेस्ड हो जाए तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट क्या होगा, यू विल गेट हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम रशिया। आपको कहां से हेल्प और सपोर्ट मिल जाएगा, सो यू विल गेट हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम रशिया। कैसे, लास्ट क्लास का लेक्चर याद करो, कमिंटन बताया था आपको 1919 व्हाई इट वाज सेटअप, कि सोशलिज्म ये जो मॉडल है इसको दुनिया के दूसरे देशों में भी लेके आया था। दिस वाज द पर्पस, ओके, टू ब्रिंग दिस मॉडल ऑफ सोशलिज्म इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे इसका एक्सपेंशन हो, अलग अलग कंट्रीज सोशलिस्ट मॉडल को एक्सेप्ट करें। और वहां पे रशियन गवर्नमेंट का ये प्लान भी है कि अगर आपको सोशलिस्ट मॉडल को अपने देश में लाने के लिए इफ यू नीड सम काइंड ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट, सो वी विल प्रोवाइड यू दैट हेल्प एंड सपोर्ट। वो हेल्प और सपोर्ट कौन देगा, वो हम आपको देंगे। ठीक है, अगर आपकी कंट्री में सोशलिज्म लाना है, इसके लिए आपको लड़ने की जरूरत है, इसके लिए आपको रिवॉल्यूशनरीज को बॉम्ब वॉम्ब बनाना सीखना है, तो रशिया भेजो, हम सिखा देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे। मेरी बात समझ गया ना। तो ये सब चल रहा था, रशिया लोग ट्रेनिंग लेने जाते भी थे। तो सुभाष ने कहा कि इफ आवर मूवमेंट विल बी बेस्ड ऑन सोशलिस्टिक लाइंस, सो इन दिस वे वी विल गेट हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ रशिया। और इस समय मॉडल कौन सा है, यूएसएसआर है। इस समय जो थर्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट है जिसको आप कमिंटन कह रहे हो, दिस इज ऑल्सो इन प्रोग्रेस। ये तो आगे चल के स्टालिन डिसॉल्व करता है ना इसको 1940s के डिकेड में। यहाँ पे तो कमिंटन काम कर रहा है ना, जब सुभाष चंद्र बोस आइडिया दे रहे हैं किससे हमको सपोर्ट मिल जाएगा। गॉट इट। एंड एट द सेम टाइम Subhas is saying that there are other rivals also. There are other rivals of Great Britain also. Other rivals of Great Britain also. So we can also talk with them. हम उनसे भी बात कर सकते हैं. We can get military help and support. ठीक है. जैसे यूक्रेन रशिया से लड़ रहा है इस समय, कैसे लड़ रहा है, उसको अगर बाहर से बैकिंग ना हो, सपोर्ट ना हो, तो रशिया से इतने टाइम तक लड़ सकता है क्या, नहीं लड़ सकता है। सुभाष यही तो कह रहे थे, कह रहे थे बाहर से हमें हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। और इंडिया में जो यूथ हैं, दे आर रिवॉल्यूशनाइज्ड, their mind is filled with the patriotic feelings and sentiments. So this time when we will start our struggle, we will not stop till our political goal is reached. ये आइडिया था, मेरी बात समझ गया ना। एंड दिस स्ट्रगल विल बी बेस्ड ऑन विच मॉडल, STV model, struggle till victory approach. This will be based on this approach, a struggle till victory approach. And this will be like a revolution. ये एक revolution है, और revolution भी कैसा है, it is like an armed revolution. ये armed revolution. This is like a revolution and this revolution is like armed revolution. ये armed revolution है। अच्छा, armed revolution है तो violence होगा कि नहीं, होगा ना। गांधी का आइडिया क्या था, स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। तो यहाँ पे देखो वो आइडिया कहीं ना कहीं रिजेक्ट हुआ ना, स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस का। ठीक है, तो दिस इज हैपनिंग, सुभाष इज डिलीवरिंग these ideas in his speeches. People are highly influenced by Subhas. What happens next? Okay, Subhash Chandra Bose, now this is the decade 1930s, and Subhash Chandra Bose popularity was all time high. अब इस समय सुभाष से ज्यादा कोई पॉपुलर लीडर नहीं, जैसे कभी भगत सिंह से ज्यादा कोई नहीं था। ठीक है, और फिर होता है 1938 1939। ठीक है, 1939 हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड 1939 त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो पहले से आपने पढ़ा है तो कितने तरीके से वो रिलेट हो पा रहा है, लिंक हो पा रहा है। ठीक है,
और आपको अब ये चीजें याद रहेंगी एग्जाम तक, इस अटेम्प्ट में तो याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है। कल मैं एक मूवी देख रहा था हॉलीवुड की, तो उसमें एक हीरो अपनी याददाश्त खो देता है। ठीक है। तो समुद्र के किनारे कोई इसको रेस्क्यू करता है, बट वो बहुत अच्छा फाइटर है। मेरी बात समझ गया ना? तो फिर उसके दुश्मन ढूंढते हुए आते हैं, और उसे पता नहीं है मैं कौन हूँ, बट सब कॉन्शियस स्टेज में उसके पास क्या है, वो आर्ट है ना। और जब जरूरत होती है तो वो आर्ट अपने आप क्या होती है, बाहर चली जाती है। एजुकेशन इज ऑल्सो लाइक द सेम थिंग, वंस यू विल डू ऑनेस्ट एफर्ट, तो जब आपको जरूरत होगा वो अपने आप क्या होगा, आ जाएगा। वो सारे इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में ही रहते हैं। सो डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है। एक दो लोग मेरे से मैसेज किए, सर मैं भूल जा रहा हूँ फैक्ट्स। मैंने कहा वो तो मैं भी भूल जाता हूँ, तुम्हारी कौन सी बड़ी बात है। ठीक है। तो ये कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं। सो दिस इज हरिपुरा सेशन एंड 1939 इज द त्रिपुरी सेशन। And what we see that Subhash Chandra Bose here was elected as INC president. He was elected as INC president. It shows the growing popularity of Subhash Chandra Bose among the congressmen also. Subhash Chandra Bose was the INC president. And the very next year, when the session will take place in Tripuri, what will happen? यहाँ पे there were two candidates. One was Subhash Chandra Bose and the second was, you all know the name. ठीक है। बोल नहीं पाओगे भले ही, लेकिन याद होगा, एग्जाम में देखते ही याद आ जाएगा। ठीक है। पट्टाभी सीतारमैया। देखो क्या है, जैसे अगर आपको ऐसे बोल नहीं पा रहे हो, बट कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा तो रिकॉल होगा ना। ठीक है। ये चीजें होंगी। पट्टाभी सीतारमैया। नाउ पट्टाभी सीतारमैया was Gandhi's candidate. Pattabhi Sitaramayya was Gandhi's candidate. And in this election, Subhash Chandra Bose was elected as INC president for the second consecutive terms. Subhash was elected as INC president for second consecutive terms. दोबारा ये INC president के रूप में elected as INC president for the second consecutive terms, defeating Gandhi's candidate Pattabhi Sitaramayya. और गांधी ने तो जानबूझकर वो 4 आना मेंबरशिप लिया ही नहीं था आईएनसी का, और एक तरह से वो आईएनसी के मेंबर नहीं थे, बट स्टिल ही वाज having greater influence on the politics of Indian National Congress. Now what we see here is that now Gandhi's reaction is what? गांधी का क्या रिएक्शन है? गांधी says that Pattabhi's defeat is my own defeat. ठीक है। Pattabhi's defeat is my own defeat. पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी खुद की हार है। पट्टाभी's defeat is my own defeat. This is Gandhi's reaction. ठीक है। तो अब क्या होगा? अब गांधी के पीछे भी तो कांग्रेसमैन है, कांग्रेसमैन गांधी के पीछे भी लामबंद है, कांग्रेसमैन सुभाष चंद्र बोस के पीछे भी है। So now we see that the congressmen are okay. Some are favoring Subhash, some are favoring Gandhi. ठीक है। And here the situation become difficult, and Subhash realized it. Okay. Because at this point of time, many people will come forward and they will start criticizing Subhash Chandra Bose. They will say that how this person who is the INC president can suggest an alternative program, and that alternative program is not the official program of this party, and that person is the president. मेरी बात समझ गया ना? ये मुद्दा था कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो, यू आर होल्डिंग एन ऑफिस, ऑफिस है ना, और आपका जो स्टेटमेंट है वो पार्टी लाइन के स्टेटमेंट से कंप्लीटली अलग है। पार्टी कुछ और कह रही है और आपका स्टेटमेंट, आपका प्लान कुछ और है। और ऐसा आदमी कैसे आईएनसी का प्रेसिडेंट हो सकता है जिसका प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट पार्टी लाइन से अलग है? दूसरे लोगों ने कहा क्यों नहीं, प्रेसिडेंट नया आइडिया सजेस्ट कर रहा है, मान लो इसी को पार्टी लाइन बना लो। दो ग्रुप था, एक कह रहा था कि पार्टी लाइन से अलग स्टेटमेंट क्यों दे रहे, और सुभाष के सपोर्टर्स क्या कह रहे थे? कह रहे थे भाई इसी स्टेटमेंट को तुम क्या करो, पार्टी का ऑफिशियल प्रोग्राम बना लो। सुभाष रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। सुभाष समझ गए कि इस समय कांग्रेसमैन दो हिस्सों में बट जाएंगे, और दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे वही हाल हो जो 1907 में कहा हुआ था, सूरत स्प्लिट में। सो दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट हियर the same results can be seen which was earlier seen in the Surat split event in the year 1907. And Subhas was well aware of the fact that at this critical juncture, if there will be another split in Indian National Congress,
this will not only make Indian National Congress weaker, but it will also make Indian national movement weaker. ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी क्या करेगा? इट विल ऑल्सो मेक इंडियन नेशनल मूवमेंट वीकर. And Subhash Chandra Bose wanted to avoid this situation. So what he did? He gave his resignation. उन्होंने अपना resignation दे दिया. And now the new president who was elected here was, जल्दी बताओ क्या होगा? New president who was elected here? नहीं 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 नहीं, इसके बाद कौन आएगा नया प्रेसिडेंट? ठीक है, ये विपिन लिख रहा है जैसन बॉर्न, ये क्या भाई? ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. अच्छा, वो मूवी का नाम बता रहे हो आप? तो मैं मूवीज का नाम भूल जाता हूँ भाई, स्टोरी याद रहती है. ठीक है, चलो. ओके, सो दिस इज राजेंद्र प्रसाद. तो राइट दिस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the new INC president. Dr. Rajendra Prasad was elected as a new INC president. मेरी बात समझ गए? अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है नया INC president. ये पूरी स्टोरी है. ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन? सुभाष चंद्र बोस ने तो रेजिग्नेशन क्यों दिया था कि आपका घर ना टूटे, और क्या किया? डिसिप्लिनरी एक्शन वाज टेकन ऑन सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, एंड he was forbidden to hold any office in Indian National Congress for the next 3 years. मतलब एक तरह से आपने कांग्रेस से बाहर ही कर दिया ना सुभाष चंद्र बोस को. डिसिप्लिनरी एक्शन वाज टेकन ऑन सुभाष चंद्र बोस, 3 साल के लिए कांग्रेस से बाहर. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट सुभाष चंद्र बोस विल डू? सुभाष चंद्र बोस विल मेक अनदर पार्टी, एंड द नेम ऑफ दिस पार्टी इज फॉरवर्ड ब्लॉक 1939. और फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रोग्राम क्या है? तो the same that I have earlier discussed with you. Now forward block will do what? Forward block party का उद्देश्य क्या है? A struggle till victory approach, getting support and help from the Russia. रशिया से क्यों लेना है पता है? ये थर्ड कमिंटन का कॉन्सेप्ट. ठीक है ना? Getting support and help from the other rivals of the Great Britain. Okay, to start to just do a final armed rebellion against the British government, and thus this will be the फाइनल मूवमेंट फ्रॉम वेयर वी कैन गेट आवर इंडिपेंडेंस. तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव होगा. एंड लुक एट द मैच्योरिटी ऑफ सुभाष चंद्र बोस. व्हाट सुभाष चंद्र बोस सेड? सुभाष चंद्र बोस सेड दैट दिस पार्टी दैट हैज बीन फॉर्म्ड, ओके, इट्स नॉट इन कॉन्ट्राडिक्शन विद इंडियन नेशनल कांग्रेस. हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं. INC had a different program, we have a different program, but we still support Indian National Congress in the India's war of independence. This is the level of maturity that was shown by Subhas, and that was the, अब मैं क्या कहूँ, ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया. he was, ठीक है, he was forbidden to hold any office for the next 3 years. ठीक है, मेरी बात समझ गए? तो ये है सुभाष चंद्र बोस की पर्सनालिटी 1939 तक. गॉट इट? इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखो, 1939 में पार्टी बन गई फॉरवर्ड ब्लॉक. नाउ व्हाट हैपेंस? फॉरवर्ड ब्लॉक बन गई 1939 में. सुभाष चंद्र बोस के अपने प्रोग्राम्स हैं, प्लान्स हैं. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कान खड़े हो गए. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने जासूस लगा रखे थे सुभाष के पीछे, तब भी जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे. बिकॉज ही वॉज गेनिंग हेल्प एंड सपोर्ट, ओके, ऑफ पीपल फॉर अ फाइनल रिवॉल्यूशन. ठीक है, और उस फाइनल रिवॉल्यूशन में चांसेस था कि वायलेंस हो जाए. ठीक है, अब यहाँ पे तो वो आदमी पार्टी ही छोड़ दिया है, तो वो और खतरनाक हो जाएगा, और जासूस उसके पीछे लगा दिए जाएंगे कि जाओ सुभाष चंद्र बोस के पीछे जाओ. जासूस लग गए. ठीक है, कि कुछ ना कुछ ये खतरनाक सोच रहा होगा. फाइनली ब्रिटिश अथॉरिटीज ने क्या किया कि दे पुट सुभाष चंद्र बोस अंडर हाउस अरेस्ट. सुभाष चंद्र बोस को क्या कर लिया? हाउस अरेस्ट कर लिया. ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वाज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट. ठीक है, घर के बाहर पुलिस. ठीक है, घर से बाहर कहीं आ नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते, तो आप अपना प्लान कैसे एग्जीक्यूट करोगे बताओ? ठीक है, बड़ा मुश्किल था. नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाट सुभाष विल डू? आपने यहाँ पे पूरी की पूरी मतलब फोर्सेस को लगा दिया. ठीक है, 1939-40 फॉर फ्यू मंथ्स. ठीक है,
Now what will happen? Subhas will somehow manage to escape from this house arrest. वहां से वो चुपचाप बाहर निकल जाएंगे। और इसमें उनका एक आर्ट है कि वो वेश बदलने में बहुत माहिर थे। ठीक है ना? he sometimes he will be disguised in the form of a peasant, कभी वो है ना मौलवी साहब बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे, इस काम में एक्सपर्ट थे। ठीक है? तो ही डिस्गाइज्ड, ओके, एक दूसरे पठान का गेटअप तैयार किया और निकल लिए। ठीक है? ब्रिटिश पुलिस अथॉरिटीज परेशान कि सुभाष गए कहाँ। एंड फाइनली सुभाष विल डू व्हाट? सुभाष विल गो टू पेशावर, एंड फ्रॉम पेशावर ही विल रीच टू अफगानिस्तान, काबुल। पेशावर से कहाँ गए? अफगानिस्तान, काबुल। ठीक है? और इनका प्लान क्या था? इस प्लान वॉज ओके दैट ही विल रीच रशिया, ये रशिया जाएंगे। ठीक है? दिस वॉज द प्लान कि फर्स्ट आई विल गो टू पेशावर, देन पेशावर से अफगानिस्तान काबुल चले गए, एंड दिस वॉज द फाइनल डेस्टिनेशन रशिया, जहां सुभाष को पहुंचना था। और फिर रशिया से इनको हेल्प एंड सपोर्ट लेनी थी। जैसा ये क्लियर था कि कमिंटन का ये एक ऑब्जेक्टिव था इस समय कि हम किसी भी कंट्री के लोगों की हेल्प करेंगे जो अपने यहाँ सोशलिज्म लाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से, मैन मटेरियल सोल्जर्स, किसी भी तरीके से हम हेल्प करेंगे। सो दिस वाज द आइडिया। गॉट इट? नाउ ये 1941 की बात है। वो अफगानिस्तान में, सुभाष इज इन अफगानिस्तान। नाउ ही इज ट्राइंग टू फाइंड सम वे टू रीच टू रशिया, रशिया इनको पहुंचना है। But in the meantime, war equations changed. This was the time when Second World War was fought. याद है ना आपको? 1939 to 1945. So this is the period of Second World War. And these world wars were prolonged wars. लंबे समय तक चलने वाले war थे. And in these prolonged wars, the war equations changed frequently. War equations बदलते रहते थे. And now what do we see here? That previously Britain and France were fighting with Italy and Germany. ठीक है? Later we see that this group is supported by Japan, and this group was supported by Russia. ठीक है? तो अभी सुभाष इसी इसी मतलब फ्रॉम पेशावर टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जब पहुंचे तब तक न्यूज आया, क्या न्यूज आया? कि रशिया ने तो सपोर्ट कर दिया है किसको? ब्रिटेन को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब सिचुएशन डिफिकल्ट हो गई। कैसे डिफिकल्ट हो गई? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टू इंडिया इज अ ब्रिटिश कॉलोनी, इंडिया किसकी कॉलोनी है? ब्रिटिश कॉलोनी। सो सुभाष वाज एक्सपेक्टिंग दैट वी विल गेट हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ रशिया, एंड इन दिस वे वी विल फाइट विद ब्रिटिश एंड विल मेक दिस कॉलोनी फ्री। और एक और कॉन्सेप्ट याद करो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स। ब्रिटिश हमेशा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स को मजबूत क्यों रखना चाहते थे, वहां अपनी कंट्रोल क्यों बनाए रखना चाहते थे? बिकॉज दे ऑलवेज फियर्ड रशियन इन्वेजन फ्रॉम दैट साइड। यानी उनको डर लगता रहता था कि रशिया माइट इन्वेड। ये वही रशिया तो है। ठीक है? नाउ वॉर इक्वेशंस चेंज्ड, एंड नाउ ब्रिटेन एंड फ्रांस वाज सपोर्टेड बाय रशिया। सो इन दिस वे, this probability or chance that Russia will help and support for India's freedom or independence, okay, it was diluted. It was diluted. तो जो आपका एक्सपेक्टेशन था कि ऐसे करके मैं भारत को आजाद करा लूंगा, तो वो एक्सपेक्टेशन तो ही डायल्यूट हो गया। दिस एक्सपेक्टेशन दैट रशिया विल गिव हेल्प एंड सपोर्ट वाज डायल्यूटेड। ये एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो गई। ठीक है? नाउ व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट? दिस एक्सपेक्टेशन इज डायल्यूटेड। जब आपके पास कुछ भी ना हो, ठीक है, बहुत पहले आपको बताया भी था कि एक फिनिक्स बर्ड होता है, जो एक कहावत है कि वो अपनी राख से भी उठ के खड़ा हो जाता है। जब आपके पास कुछ भी ना हो, उस सिचुएशन में अगर आप, एडवर्स सिचुएशन में अगर आप फिर से मतलब लड़ने का हिम्मत रखते हो, तो ऑब्वियस है यू आर अ ग्रेट पर्सन। द सेम वाज विद सुभाष चंद्र बोस। पूरा एक्सपेक्टेशन किससे था? रशिया से। एंड दिस एक्सपेक्टेशन वाज गॉन। नाउ दिस वाज नॉट पॉसिबल। नाउ व्हाट सुभाष विल डू? नाउ सुभाष विल मेक अनदर प्लान। और वो प्लान क्या है? एक तरफ है एक्सिस पावर्स, ऑन द अदर साइड देयर आर allied powers in second world war. In second world war we see on one side there are axis powers, and on other side there are allied powers. And in axis powers में कौन कौन है?
तो हम सबको पता है कि जर्मनी है, इटली है, प्लस जापान, एंड एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, लेटर इट वाज सपोर्टेड बाय रशिया। रशिया की नई एंट्री है ना, तभी तो ये प्लान नहीं सक्सेसफुल हो पाया। एंड देन दिस ग्रुप वाज लेटर सपोर्टेड बाय यूएस। ठीक है, these are the main participants of war. These are the main participants of war. Other participants were also there. These are the main participants of war. तो one probability is gone. रशिया नहीं हेल्प करेगा अब आपकी. Now what is the probability you can get help and support from Germany, Italy? It might be a possibility that you can get help and support from Japan. Now Subhash Chandra Bose idea is, now Subhash Chandra Bose thought that we can get help and support, we can get help and support from Axis powers. We can get help and support from Axis powers to ensure the freedom and independence of India. We can get help and support of Axis powers to ensure the freedom and independence of India. This is the idea, that we can get help and support of Axis powers to ensure the freedom and independence of India. Now सुभाष चंद्र बोस फिर से वो गेटअप तैयार करेंगे, ठीक है, इन द डिस्गाइज फॉर्म, क्योंकि ब्रिटिश तो उनको अरेस्ट कर लेते हैं ना, कहीं भी सुभाष दिख जाते थे। तो ऑर्लैंडो मेसिटा ऐसा नाम है, ऐसे कई सारे नाम है, ठीक है ना, जो उन्होंने अलग अलग रूप रखे थे। तो ही डिस्गाइज्ड, ओके, एंड देन ही रीच्ड जर्मनी, बर्लिन। सुभाष कहाँ पहुंच गए? बर्लिन, ठीक है। एंड ही ऑल्सो मेट विथ हिटलर, हिटलर से भी मिले, ठीक है। एंड ही प्रेजेंटेड हिज प्लान, प्लान बताया कि भाई इंडिया से हमें ब्रिटिश को भगाना है, ब्रिटेन तुम्हारा भी दुश्मन है, ब्रिटेन हमारा भी दुश्मन है, ठीक है, तो मिलकर लड़ते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हिटलर विल सजेस्ट, देखो हिटलर जर्मनी के साथ साथ कौन है? इटली भी है ना, एंड ब्रिटिश वर फाइटिंग विद जर्मनी एंड इटली। और ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स थे कि नहीं? यस और नो? यस, Indians were appointed in British Indian Army, and wherever the British will need these soldiers, okay, they can utilize their services. So in Second World War, Indian people, Indian soldiers' services were utilized in Second World War. Now, when Germany and Italy were fighting with British, ठीक है, what, तो they got victory। और देखो ब्रिटिश का एक तरीका था कि whenever they were facing defeat, जब वो हारने लगते थे तो भागते थे। द आर्मी रिट्रीट, रिट्रीटिंग ऑफ आर्मी, आर्मी पीछे जाएगी। एंड इन दैट सिचुएशन दे रेस्क्यूड ओनली ब्रिटिश सोल्जर्स। जो रेस्क्यू होता था वो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती थी? कि ब्रिटिश सोल्जर्स और ऑफिसर्स को रेस्क्यू करो और बाकी इंडियन सोल्जर्स को छोड़ दो। तो अब बताओ, वॉर में अगर आप पकड़े जाओगे तो यू विल बी प्रिजनर्स ऑफ वॉर, बताइए आपको। और वॉर प्रिजनर्स के साथ क्या होता है? नाउ when Britain was fighting with Germany and Italy, okay, and British were defeated. So in that situation, okay, the army, British army retreat, and the British soldiers, officers, okay, they escaped, and finally, about 2,000 to 3,000, about 2,000 to 3,000 Indian soldiers were in captivation of, about 2,000 to 3,000 Indian soldiers were in captivation of Italy and Germany। ठीक है, 2000 से 3000 सोल्जर्स इटली और जर्मनी के पास थे, एंड दे वर द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, एंड दे वर इन कैप्टिवेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, ठीक है। तो हिटलर ने कहा, क्या कहा? कहा देखो भाई, हम ज्यादा मदद तो आपकी नहीं कर सकते, बट वी हैव सम इंडियन सोल्जर्स एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर, सो वी कैन गिव यू दीज सोल्जर्स। और इन सोल्जर्स की हेल्प से आपको जो करना है करो। मेरी बात समझ गया ना? We are already engaged in war, so we are not coming, okay, to directly help and support in India's war of independence, but you can utilize the services of Indian soldiers who are the prisoners of war। और ये टोटल दोनों मिला के, जर्मनी और इटली दोनों के पास जो इंडियन सोल्जर्स बंदी थे ना, ठीक है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उन सबको मिला के ये नंबर कितना है? 2000 टू 3000, ठीक है। नाउ सुभाष हैज गॉट अ स्मॉल आर्मी, सुभाष के पास एक स्मॉल आर्मी हो गई, एंड who is leading this small army? Subhash Chandra Bose, ठीक है। and this small army was named as
फ्री इंडिया लेजन, फ्री इंडिया लेजन, कई सारे नाम है इसको, इसके इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइगर लेजन, देर आर वेरियस नेम्स, फ्री इंडिया लेजन, टाइगर लेजन, ठीक है। एंड दिस ऑल इज हैपनिंग इन बर्लिन, इन बर्लिन अ स्मॉल आर्मी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस वाज रेज्ड, ठीक है। और बर्लिन रिवॉल्यूशनरीज का अड्डा भी हुआ करता था, आपको बताया था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में। सो इन बर्लिन अ स्मॉल आर्मी वाज रेज्ड, इट वाज ऑफ 2000 3000 सोल्जर्स, एंड दिस आर्म्ड फोर्सेस वर नेम्ड एज फ्री इंडियन लीजन और टाइगर लेजन। और यहीं पे फ्री इंडिया रेडियो की भी शुरुआत करी सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष आल्सो स्टार्टेड फ्री इंडिया रेडियो, फ्री इंडिया रेडियो, फ्री इंडिया रेडियो, दिस वर्ड इज symbolic. Why free India radio? Okay, to get the support of Indian soldiers who are present in any part of the world and who are the prisoners of war. Okay, we all can make collective effort to secure the independence of India. So this was the purpose, to communicate this message. इस मैसेज को क्या करना था, कम्युनिकेट करना था, ठीक है। ये बात समझ गया ना, तो ये मैसेज कम्युनिकेट करना था, तो ये सारा का सारा डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी सुभाष की प्रेजेंस कहाँ है, बर्लिन में। फ्री इंडिया लीजन कहाँ है, बर्लिन में। यहाँ पे भी सोल्जर्स ने सुभाष को नेताजी कहना शुरू कर दिया, सोल्जर्स स्टार्टेड कॉलिंग सुभाष एज नेताजी, ठीक है, नेताजी कहना शुरू कर दिया। बट इसी बीच में देयर वर सम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स टुक प्लेस, कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, और वो डेवलपमेंट क्या है, ओके तो देखो अब हम आ जाते हैं एशिया में, आ जाते हैं सिंगापुर की बात करते हैं। तो सिंगापुर वॉज कंट्रोल्ड बाई ब्रिटेन, ठीक है। एंड नाउ जर्मनी एंड इटली वॉज सपोर्टेड बाई जापान, जापान ने सपोर्ट कर दिया जर्मनी और इटली को। तो अब ये दोस्त है ना जापान, तो जापान क्या करेगा, यहां ब्रिटेन पे अटैक करेगा और सिंगापुर से ब्रिटिश को बाहर कर देगा। नाउ सिंगापुर इज फ्री, ओके, now it's not in British control. Now who is controlling Singapore? So now Singapore was in Japanese control, Singapore was in Japanese control, जापानी के कंट्रोल में आ गया। And here when Japanese were fighting with British army, when Japanese were fighting with British army, what happened? British army was defeated, British army defeat हो गई, और उसके बाद ये आर्मी वापस हटेगी, retreating, retreat of army, retreating army, ठीक है। And in this situation British rescued only British soldiers and British officers. Now here about 40,000 Indian soldiers, about 40,000 Indian soldiers who were the part of British Indian Army. Now they were the prisoners of war, ठीक है, of Japan, ठीक है। 40,000, the number is very big, 40,000 Indian soldiers now were the prisoners of war. अब ये prisoners of war हो गए, ठीक है, जापान के prisoners of war हो गए, got it? Now they were the prisoners of war, okay? इसके पहले भी prisoners of war वाला कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं। अब ये prisoners of war हो गए, और ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट एशिया से जुड़ा हुआ है, साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ा हुआ है। और अभी यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट किसका है, देखो सबसे पहले I am going to discuss with you the how origin of INA took place. Write this. How origin of INA took place. And here you will get many important facts. So I will also discuss facts. Okay. So that prelims में आपको आसानी रहे, तो कुछ facts भी आपको बताऊंगा origin of INA कैसे हुआ. And the story is very interesting. There was a captain, ठीक है, in British Indian Army, ठीक है. He was a British soldier, ठीक है. तो उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है ना। एक्चुअली कैप्टन मोहन सिंह ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे थे। अच्छा, ये जो मोहन सिंह है ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी वापस जाएगी, ठीक है, ये रह जाएंगे कहाँ, सिंगापुर में ही, ठीक है। और इनकी दोस्ती है कैप्टन मोहन सिंह की, ठीक है,
जापानीज ऑफिसर मेजर फ्यूजीवारा के साथ, राइट दिस means Major Fujiwara. Once he will discuss his plan with Major Fujiwara. Major Fujiwara, he was a Japanese major. He was a Japanese major. एक बार इन दोनों के बीच में डिस्कशन हो रहा है और एक तीसरे पर्सन भी इस डिस्कशन में इन्वॉल्व है और जिनका नाम है ज्ञानी प्रीतम सिंह, राइट दिस द थर्ड नेम इज ज्ञानी प्रीतम सिंह. ज्ञानी प्रीतम सिंह, this is the third name. Now we see three names are involved here. One is Captain Mohan Singh, the second is Major Fujiwara, and the third is Gyani Pritam Singh. Three names are involved. Clear? Now, discussions took place. Now they suggested that Japan's army is Britain. Japan's enemy is Britain. Got it? And we have 40,000 prisoners of war. So what we can do? We can use these prisoners of war. We can make an army, and this army will fight with British rule that is in India. मेरी बात समझ गया ना? जापान का अल्टीमेट दुश्मन कौन है? ब्रिटेन. जापान के पास 40,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर है भाई, उनको खिलाना पिलाना भी पड़ता है, ठीक है, वो एक अलग बर्डन है. अगर रिवोल्ट कर दे तो जापान के लिए खतरा हो जाएगा. और वो लोग नाराज भी हैं. किससे नाराज है? ब्रिटेन से. किस बात से नाराज है? कि आपने रेस्क्यू करते समय उनको छोड़ दिया मरने के लिए. दूसरा दूसरा रीजन क्यों नाराज है? क्योंकि इंडिया जो इनका देश है दैट इज इन कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन. तो अब एक तीर दो निशाना. अगर इन सारे सोल्जर्स को मिला के एक आर्मी बना दिया जाए तो क्या ये आर्मी ब्रिटेन से लड़ सकती है? हाँ, ब्रिटेन से लड़ेगी. और अगर ये आर्मी ब्रिटेन से लड़ेगी तो ये किसको हेल्प प्रोवाइड करा रही है? जापान को. अगर ये आर्मी ब्रिटेन से लड़ रही है और जापान ब्रिटेन का दुश्मन है तो ऑब्वियसली जापान विल बी बेनिफिटेड एंड इन दिस वे इंडिया विल बिकम फ्री ऑल्सो. भारत आजाद भी हो सकता है ब्रिटिश रूल से. तो ये प्लान डिस्कस हुआ एंड इन दिस वे आईएनए वाज फॉर्म्ड. सो राइट दिस, इन दिस वे आईएनए वाज फॉर्म्ड. ठीक है. 1942, it was the year 1942. It was the year 1942 when INA was formed. Indian National Army was formed. ठीक है ना? So if someone asks you that who it Indian National Army, was it a brainchild of Subhash Chandra Bose here? No, it is a brainchild of Captain Mohan Singh. ठीक है. Three names are important: Captain Mohan Singh, Pritam Singh and Major Fujiwara. ठीक है, ये चीज है. अब इंडियन आर्मी बन गई, इंडियन नेशनल आर्मी बन गई 1942 में. इंडियन नेशनल आर्मी बन गई 1942 में. ठीक है. अब कुछ और इंफॉर्मेशन से यहाँ आप लिखेंगे. राइट दिस. ओके. In the 1942 itself, there was a revolutionary, and the name of this revolutionary was रास बिहारी बोस. देखो, एक घोष है नेम और एक बोस है. ठीक है. तो आसानी से याद रहेगा, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस. ठीक है, एक माइंडसेट वाले लोग हैं. और रास बिहारी घोष कौन थे बताइए आपको? ठीक है. सूरत स्प्लिट याद आया? ठीक है. एनसी प्रेसिडेंट. नाउ रास बिहारी बोस वाज अ रिवॉल्यूशनरी. और रास बिहारी बोस वाज अ पॉलिटिकल एग्जाइल. ओके. ही वाज अ रिवॉल्यूशनरी और ये हिंदुस्तान से, क्योंकि ये रिवॉल्यूशनरी थे, इन्होंने कुछ ऐसे कांड किए थे, अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था कि इनको भागना पड़ा था. ये जापान उपान में आके सेटल हो गए थे, जापानी लड़की से शादी कर लिया था, ऐसी इनकी कहानी थी. और मौका ढूंढ रहे थे कि मौका मिल जाए बदला लेने का. तो पता था इन लोगों को, कैप्टन मोहन सिंह, मेजर फ्यूजीवाला, उन्होंने कहा यार उसको बुलाओ, रास बिहारी बोस को. ठीक है. और कमांड हम किसको देते हैं? रास बिहारी बोस को. यानी अभी जरूरत क्या है? एक कमांडर की जरूरत है, एक लीडर की जरूरत है. मेरी बात समझ गया ना? एक लीडर की जरूरत है. एंड व्हाट विल हैपन? रास बिहारी बोस विल बी इनवाइटेड. ठीक है. एंड देयर विल बी अ कॉन्फ्रेंस दैट इज कॉल्ड बैंकॉक कॉन्फ्रेंस. देयर विल बी अ कॉन्फ्रेंस दैट इज कॉल्ड बैंकॉक कॉन्फ्रेंस. ठीक है. ये जून 1942 में होता है. और इन दिस कॉन्फ्रेंस रास बिहारी बोस was ओके इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट. ठीक है. इनको क्या बना दिया गया? प्रेसिडेंट बना दिया गया आईएनए का. ठीक है. कहा गया कि अब आपको देखना है, ठीक ठीक है, कि आप आईएनए को कैसे ऑपरेट करोगे. ठीक है. दूसरी चीज, कैप्टन मोहन सिंह नाउ वाज द कमांडर ऑफ दिस आईएनए. राइट दिस. कैप्टन मोहन सिंह वाज द कमांडर ऑफ आईएनए. रास बिहारी बोस वाज द प्रेसिडेंट एंड कैप्टन मोहन सिंह वाज द कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी.
he was the commander of Indian National Army. ठीक है, ये चीज है. अब ये, और मतलब ये मंथ है, मान के चलो, है ना, कि जून 1942 का 1 साल बीत जाता है. एंड हियर इट वाज डिसाइडेड दैट who will be invited to give the leadership, सुभाष चंद्र बोस, because फ्री इंडिया लीजन उधर बना. मेरी बात समझ गया ना? फ्री इंडिया रेडियो, सुभाष की अपील है कि हमें क्या करना है, सोल्जर्स को इकट्ठा करना है ब्रिटेन से लड़ने के लिए. तो बताओ, सुभाष को इनवाइट किया जाएगा कि नहीं? यस. तो देखो, जुलाई 1943 सुभाष अराइव्ड, read this, July 1943 Subhas arrived and now he was given the command of Indian National Army. इनको कमांड दे दिया गया इंडियन नेशनल आर्मी का. ठीक है, द लीडरशिप वाज गिवन टू सुभाष चंद्र बोस. एंड नाउ हियर ही विल बिकम पॉपुलर बाय द नेम ऑफ नेताजी. नेताजी इनको पहले कहा गया है, बट यहाँ पे वो नेताजी नाम क्या हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा. दिस नेम विल बिकम पॉपुलर, दिस नेम विल बिकम पॉपुलर. ठीक है, जुलाई 1943. इसके बाद अक्टूबर 1943, रेड दिस. अब सुभाष चंद्र बोस आ गए लीडरशिप में. ठीक है, उसके बाद ये धुआंधार काम करने वाले ये. ठीक है, इनको तो इंतजार ही था इस चीज का कि हमारे पास एक आर्मी हो. मिल गई आर्मी. ठीक है, अक्टूबर 1943 ही सेट अप, ओके, अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया. जैसे तिब्बत की सरकार भारत से चलती है, वैसा ही कुछ है, राइट. ही सेट अप अ प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया. अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस सेटअप, सुभाष चंद्र बोस सेटअप अ प्रोविजनल गवर्नमेंट for free India. Subhash Chandra Bose will set up a provisional government for free India. Free India के लिए provisional government setup किया. ठीक है, and the name of this government is आजाद हिंद सरकार. आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार. कहा सरकार हमारी बन गई, आजाद हिंद सरकार. ठीक है, और जो आर्मी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, and this government has a army also, this provisional government has a army also. गवर्नमेंट की एक आर्मी भी है. इसको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते. ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आजाद हिंद की सेना और आजाद हिंद सेना, इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद सेना. ठीक है, ये वैलिडेट करना होता है. समझ गया ना कि हमारे स्ट्रगल को आप कहीं कल को ये ना कह दो कि भाई ये तो एक्ट ऑफ टेररिज्म. तो आजाद हिंद सेना, और आजाद हिंद सेना के, इंडियन नेशनल आर्मी के दो हेडक्वार्टर्स बनाए गए. टू हेडक्वार्टर्स ऑफ आजाद हिंद सेना, two headquarters, there were two headquarters. One was in Singapore and the second was in Rangoon. So there will be two headquarters of Azad Hind Sena. One is in Singapore and the second is in Rangoon. तो दो हेडक्वार्टर्स भी बन गए, सिंगापुर में और रंगून में. अब ये जो गवर्नमेंट बनी है, दिस इज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट who will be the prime minister and commander in chief here of this government. So this Subhash Chandra Bose declared himself as the prime minister and commander in chief of this government. President भी कह सकते हो. ठीक है, president मतलब सुभाष चंद्र बोस declared himself as the president. ठीक है, सुभाष चंद्र बोस declared himself as the president. अब आजाद हिंद सरकार क्या करेगी? It will declare, क्या डिक्लेयर करेगी? That the enemy of India is Britain. इंडिया का एनिमी कौन है? ब्रिटेन. यानी कि allied forces are the enemy of India. We are fighting with the Axis powers. मेरी बात समझ गए? यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बना दिया सुभाष ने इंडिया को. सीधा सीधा अनाउंसमेंट कि ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, दिस प्रोविजनल गवर्नमेंट इज विथ एक्सिस पावर्स. सीधा सीधा का, it is not with allied powers. This provisional government is with Axis powers, sorry, Axis powers. It is not with the allied powers. It's not with Britain, France, okay, Russia or US. We are with Germany, Italy and Japan. But before this, he will take some assurances from Japanese government. Japanese government से बात करेगा. He will ask that we are announcing that we are supporting Axis powers. हम अनाउंस कर रहे हैं कि हम एक्सिस पावर को सपोर्ट कर रहे हैं, बट फर्स्ट यू विल हैव टू मेक इट क्लियर दैट वंस इंडिया विल बिकम फ्री, यू विल नॉट मेक इंपेरियलिस्टिक क्लेम्स ऑन इंडिया.
सुभाष ने ये भी कहा, बिकॉज एट दैट टाइम जापान वाज अ राइजिंग मिलिट्री पावर and Japan was making imperialistic claims on territories of Asia. Japan was saying Asia is for the ascetics. जापान कह रहा था एशिया किसके लिए, मतलब मैं हूं, दादा हूं इस एरिया का। सुभाष चंद्र बोस ने कहा पहले बताओ इंडिया का दादा नहीं बनना है ना, उसने कहा नहीं नहीं इंडिया का दादा नहीं बनना है, वी डोंट वांट टू, ओके, वी डोंट हैव एनी imperialistic, ओके, क्लेम ओवर इंडिया। एंड देन सुभाष मेड दिस अनाउंसमेंट। आमतौर पे इस चीज को एक काउंटर आर्ग्यूमेंट के रूप में भी यूज किया जाता है कि मतलब सुभाष ने जापान की हेल्प ली और जापान की एक इम्पलिस्टिक पावर था, मिलिट्री पावर था, तो कल के डेट में इंडिया पे वो हमला कर सकता था, कब्जा कर सकता था। बट यहाँ पे पॉइंट क्या है, क्या सुभाष ने ये बात जापान से नहीं की होगी, किया था, लेकिन जापानीज भी उतने ही धोखेबाज थे जितने अंग्रेज थे। कहानी है ये, ठीक है, ओके। सो दिस हैपेंड, ओके, गॉट इट, मेड दिस अनाउंसमेंट, ओके, दैट वी आर विद द एक्सेस पावर्स नाउ। जापान ने क्या किया था इस समय तक, ओके, कुछ आइलैंड्स कंट्रोल किए थे बाय मिलिट्री वॉर्स, दैट इज कॉल्ड, ओके, रेड दिस अंडमान निकोबार आइलैंड। तो जापान ने वो आइलैंड हैंड ओवर कर दिया किसको, आईएनए को, आजाद हिंद सरकार को, कि आपका एक सिंबॉलिक एरिया हो गया, कि आपकी ये टेरिटरी है और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो यू कैन ऑल्सो राइट हियर दैट जापानीज हैंडेड ओवर अंडमान निकोबार आइलैंड्स टू द आजाद हिंद सरकार। आजाद हिंद सरकार को अंडमान निकोबार आइलैंड दे दिए, जिसको शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप ऐसा नाम दिया गया वहां पे। एक को कहा गया शहीद द्वीप and the second Dweep means island, है ना, and the second was called Swaraj Dweep, Shahid Dweep and Swaraj Dweep. It was called Shahid Dweep and Swaraj Dweep, ठीक है। And at the same time, okay, what will happen? All this is happening, ये सब हो रहा है। And Subhash Chandra Bose had deep respect for Indian National Congress and leaders of Indian National Congress. Who named who gave this title of father to महात्मा गांधी? फादर ऑफ द नेशन किसने कहा? सुभाष ने कहा। ये दिखला रहा है लेवल ऑफ मैच्योरिटी। आप देखो कि सुभाष चंद्र, राइट दिस, सुभाष चंद्र बोस हियर कॉल्ड गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन। Subhas called Gandhi as the father of the nation. Father of the nation. Subhas called Gandhi as the father of the nation. He was the first person who called Gandhi as the father of nation. और उसके बाद जो मिलिट्री में, इंडियन नेशनल आर्मी में जो फाइटिंग ब्रिगेड्स थी, उनका नाम भी दिया गया, जैसे अभी भी दिया जाता है, वो ट्रेडिशन है। तो उनका नाम आईएनसी के लीडर्स के नाम पे दिया गया, नेहरू ब्रिगेड, मौलाना अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड। मेरी बात समझ गया ना? सो दिस शोज द डीप रेस्पेक्ट दैट सुभाष हैड फॉर द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, काम करने का स्टाइल अलग हो सकता है, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, बट वी ऑल आर फाइटिंग फॉर द सेम कॉज। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा? आजाद हिंद रेडियो, दिस विल आल्सो कम, ब्रॉडकास्टिंग चैनल टू यूनाइट द पीपल। अब देखो प्लान क्या है, व्हाट इज द प्लान? द प्लान इज दैट दिस इंडियन नेशनल आर्मी विल डू व्हाट, ओके, विल मेक अ मिलिट्री कैंपेन। ये इसका प्लान क्या है? एक मिलिट्री कैंपेन होगा, दिस मिलिट्री कैंपेन विल बी, ठीक है, ये मिलिट्री कैंपेन कहाँ होगा? इंडिया में, सॉरी ऐसे लिखते, आईएनए विल मेक, दिस इज इंडिया, आईएनए विल मेक, आईएनए विल मेक मिलिट्री कैंपेन टू इंडिया, ठीक है। और दिस इज बर्मा, बर्मा टुडे इट इज कॉल्ड म्यांमार। तो मिलिट्री कैंपेन किस रूट से होगा? इधर से, ठीक है, ईस्ट साइड से बर्मा। और फिर इसके बाद आप कहाँ एंटर करोगे? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और फिर ऐसे हमें कहाँ कहाँ चले जाना है? इंडिया में एंटर कर जाना है। मेरी बात समझ गए? दिस इज द प्लान, दिस इज द रूट दैट they decided that first this military campaign will be through this route via Burma, northeast, मतलब via Burma and then northeast, and then the plan is to reach the remote interiors of India, remote interiors of India, and this is a military campaign. And here the INA soldiers were accompanied by Japanese soldiers, यानी INA soldiers के साथ साथ कौन है? जापानी सोल्जर्स भी इस मिलिट्री कैंपेन में। क्लियर? INA soldiers were accompanied by the Japanese soldiers. Now this military campaign starts. ठीक है, प्लान था यहाँ से इम्फाल से होते हुए
एंटर करना. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इम्फाल कैंपेन और मणिपुर कैंपेन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इम्फाल कैंपेन, मणिपुर कैंपेन. दिस इज द आइडिया दैट हम ऐसे एंटर करेंगे इंडिया. इम्फाल कैंपेन, मणिपुर कैंपेन, राइट. इम्फाल कैंपेन, मणिपुर कैंपेन. नाउ अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या 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 प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस. राइट दिस challenges in this military campaign. कौन कौन से challenges थे? Challenges in this military campaign. What are the challenges? पहला challenge क्या है देखो. Indian soldiers and Japanese soldiers both are together. दोनों साथ साथ हैं. This is a, you can say that, joint military campaign. दोनों मिलके चल रहे हैं. बट यहाँ पे क्या था? The Japanese officers will do discrimination with Indian soldiers. वही प्रॉब्लम शुरू हो गया. जो ब्रिटेन कर रहा था वही काम जापान भी करेगा. डिस्क्रिमिनेशन विद द इंडियन सोल्जर्स, बिटवीन जापानी सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स. जैसे राशन हो गया या आर्म्स एंड एम्यूनिशन देने के मामले में, है ना, कि इंडियन सोल्जर्स के साथ डिस्क्रिमिनेट किया गया. तो यहाँ पे जो कलेक्टिव स्पिरिट थी वो दिख नहीं पाई. ठीक है. ये और इसमें रीजन क्या था? हु वाज रिस्पांसिबल? जापानीज वर रिस्पांसिबल. तो यू कैन राइट हियर दैट दिस वाज अ यूनाइटेड एफर्ट, बट जापानीज ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स Japanese officers and soldiers failed to show that collective spirit, failed to show that collective spirit, failed to show that collective spirit. And Indian soldiers, the treatment with the Indian soldiers was discriminatory. They failed to show that collective spirit, and the treatment with the and the treatment with the Indian soldiers was discriminatory. The treatment with the Indian soldiers was discriminatory. एक पहली बात हो गई. दूसरी चीज क्या है देखो. एक्सपेक्टेशन क्या है कि दैट, मान लो ये 40-50,000 सोल्जर्स व्हेन दे विल रीच इंडिया, दिस वाज द एक्सपेक्टेशन. तो इंडियन मासेस हु आर ऑलरेडी फिल्ड विथ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, दे विल कम फॉरवर्ड. वो आएंगे, दे विल ज्वाइन इंडियन नेशनल आर्मी, एंड इन दिस वे इंडिया विल बिकम फ्री. मेरी बात समझ गया? बट आर द मासेस प्रिपेयर्ड फॉर दैट? पहली चीज. ओके. हैव यू पॉपुलराइज दिस आइडिया अमंग द मासेस? ठीक है. अब पता चले कि मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरे बगल के मॉल में शाहरुख खान आया हो, मुझे पता ही ना हो, तो मैं कैसे जाऊंगा शाहरुख खान को देखने? पता होना चाहिए ना. ठीक है. तो यही मुद्दा है कि इंडियन मासेस, आपका एक्सपेक्टेशन है कि इंडियन मासेस आर प्रिपेयर्ड, दे आर फिल्ड विथ रिवॉल्यूशनरी सेंटिमेंट, दे विल कम हेल्प एंड सपोर्ट. बट द इंडियन मासेस वर नॉट प्रॉपरली communicated for this. Okay, so you can write here that, write this second challenge, write this: the Indian masses were not properly communicated. The Indian masses were not properly communicated about the idea and movement of INA. The Indian masses were not properly communicated about the idea and movement and the military campaign of INA. They were not properly communicated. Third point. Yes, please. रीड नहीं नहीं, मतलब अगेन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. आई डोंट अंडरस्टैंड कि पूछना क्या चाहते. हम्म. हम्म. एक्चुअली हाँ, ये आइडिया तो, जैसे देखो ये चीज जो है ना, ये आपको क्विट इंडिया मूवमेंट में भी आता है, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में आता है ना, मैंने बताया. बट आप ये बताओ कि ये जो रेडियो है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए लाया जा रहा है, क्या इसका ब्रॉडकास्ट इतना यूनिवर्सल हो पाएगा अभी? वॉज इट पॉसिबल? नहीं. ठीक है. आप मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए आपके पास भी डिवाइस होना चाहिए, और वो भी छुप के आपको यूज करना है. जैसे कोई फिल्म देखोगे तो इसमें समझ में आएगा, तो वो सबके पास नहीं होता था. ये बेसिकली पर्पस ये था कि जैसे हम क्या, जैसे एक आप ऐसे सोचो ना, आजादी के बाद 1980s 90s 2000 में आ जाओ, पूरे गांव में एक फोन होता था जिससे पूरे गांव भर के लोगों का काम चलता था. तो वहाँ डेवलपमेंट होगा तो उसकी एक लिमिटेशन है ना. ठीक है. कि ऑर्गेनाइजेशन से, रिवॉल्यूशनरी से, उनसे बात कर सके, तो उतना वो पॉपुलर नहीं है. बट स्टिल it helped a lot in establishing communication with the revolutionary.
ठीक है ना, या जो लोग हैं, और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज को भी चलाने में क्विट इंडिया मूवमेंट में भी हेल्प किया, यहाँ भी हेल्प किया। ठीक है, बट उस लेवल का एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं फुलफिल हो सकता कि उससे हम लोगों तक पहुंचा दें। टेक्नोलॉजी में देखो क्या होता है, टेक्नोलॉजी की यही सबसे खास बात है। ठीक है, जैसे मैं वो इंसान हूँ जो टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंस को बहुत बाद में रियलाइज कर पाया। ठीक है, टेक्नोलॉजी गिव्स यू एन इक्वल प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज द थिंग्स। मेरी बात समझ गया ना? टेक्नोलॉजी क्या करेगा, मार्केट को ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगा, और जब मार्केट ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा तो ये कंज्यूमर के लिए अल्टीमेट बेनिफिट होगा। हालांकि इस टेक्नोलॉजी से नुकसान भी है, जो मैंने आपको बताया था, इंफॉर्मेशन पैंडेमिक और ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के नुकसान है। तो उसके फायदे भी हैं, टेक्नोलॉजी के तमाम तरह के फायदे हैं। जैसे मैं खुद बताऊं कि नाउ आई थिंक दैट, देखो, आई कैन ऑपरेट एवरीथिंग सिंगल हैंडेड, कर सकता हूँ ना। गॉट इट? वॉज इट पॉसिबल बिफोर 15 ईयर्स? क्या ये पॉसिबल था? नहीं। ठीक है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रीच टू द मासेस। ओके, and in that you will need huge investment for do anything. Today आप you can do anything with the help of टेक्नोलॉजी। घर बैठे आप कोई बहुत बड़े बिजनेस की फाउंडेशन रख सकते हो। तो टेक्नोलॉजी क्या करता है, डेमोक्रेटाइज कर देता है प्लेटफॉर्म्स को। मेरी बात समझ गया ना? आप मुंबई में, महाराष्ट्र में बैठे बैठे आकाश, अगर आपके पास ब्रिलियंट आइडियाज हैं जिससे लोगों को आप अवेयर कर सकते हो, तो इसके लिए आपको चौराहे चौराहे पे जाके भाषण देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव में आके आप, हो सकता है कि मुंबई और महाराष्ट्र की कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को उठा दो, ठीक है, जिससे हजारों लाखों लोगों की निगाह आपकी तरफ आ जाए। मेरी बात समझ गया ना? एंड द पीपल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू, एंड जस्ट इमेजिन दैट व्हाट हैव यू डन। ठीक है, आपने कितने माइंड्स को एनलाइटन कर दिया। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? करप्शन कैसे कम हो गया पिछले, आप देखो कि आप 90s के टाइम में चले आओ, जो आईएएस ऑफिसर्स थे, ठीक है, वो राजा महाराजा से कम थोड़ी ना समझते थे अपने आप को। ठीक है, आज का टाइम देख लो, करप्शन क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। करप्शन कम करने में सबसे बड़ा रोल किसका है? टेक्नोलॉजी का है। पॉसिबल नहीं था लीकेजेस को रोक लेना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब सिविल सर्विसेज में एक टाइम आएगा आफ्टर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, जो लोग इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं आईएएस इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, एग्जाम वही लोग देंगे जो वाकई देश की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि करप्शन खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ गया ना? यहाँ तो कहने का कुछ और था, करने का कुछ और था, राइट? सो टुडे इफ यू हैव यू कैन से दैट यू आर वेरी डेडिकेटेड कि मेरे को डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, मैं वाकई इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो दीज सर्विसेज गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। बट द क्वेश्चन इज दैट, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आपकी इंटीग्रिटी कैसी है, आप कैसा काम कर पा रहे हो। ठीक है, आप सोच लो कि उस ऑफिस को पाने के बाद अगर आपने ईमानदारी से काम किया, यू विल फेस चैलेंजेस, बट विद इन 3 to 4 years ईच एंड एवरी पर्सन इन द कंट्री विल बी फैमिलियर विथ योर नेम, कि ये कौन है। मेरी बात समझ गया ना? तो ये अपॉर्चुनिटी और कहाँ मिल सकती है? यही मिल सकती है ना। ठीक है, तो आप सभी के पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं कहता हूँ अटेम्प्ट्स को बहुत वाइजली यूज करना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, चलिए, ये बात आप समझ गया ना? एक और रीजन क्या था जो मैं आपको बताऊं। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट, ये लिख लिया आपने कि मासेस वर नॉट प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। और एक तीसरा क्या हो सकता है, अर्ली प्रिपेयर्डनेस ऑफ द ब्रिटिश। अर्ली प्रिपेयर्डनेस ऑफ द ब्रिटिश, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्ली प्रिपेयर्डनेस ऑफ द ब्रिटिश। अर्ली प्रिपेयर्डनेस ऑफ द ब्रिटिश। अर्ली प्रिपेयर्डनेस ऑफ द ब्रिटिश। क्या है अर्ली प्रिपेयर्डनेस ऑफ द ब्रिटिश? आपको याद है क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइम, देयर वाज अ रिजर्व्ड आर्मी, बताया था ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिजर्व्ड आर्मी रखी थी, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई इन्वेजन होता है रशिया से या कहीं से भी, तो उससे हम उसको काउंटर करेंगे। दैट रिजर्व आर्मी वाज यूज्ड फॉर व्हाट? सप्रेस द मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। बट आप ये बताओ कि अगर इंडियन नेशनल आर्मी बन रही है या सुभाष चंद्र बोस बर्लिन में जाके फ्री इंडिया लीजन बना रहे हैं, तो क्या यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट चुप बैठी रहेगी? कि वो अपनी पूरी की पूरी एक आर्मी तैयार कर लेंगे किसी भी सिचुएशन से, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस निपटने के लिए? द सेम हैपेंड नाउ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज रेडी टू, ओके, टैकल एनी सर्कमस्टेंसेस, दे वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो जैसे ही इम्फाल में ये सोल्जर्स पहुंचते हैं,
ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ इनकी लड़ाई होती है एंड दे आर डिफीटेड. INA soldiers were defeated and arrested, and this Manipur Imphal campaign failed because of the early preparedness of the British. ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों फैक्टर्स हो गए कि यहाँ पे एक मतलब यूनाइटेड एफर्ट में यहाँ कमी देखी गई ड्यू टू द जापानी सोल्जर्स. दूसरा, द इंडियन पीपल वर नॉट प्रॉपरली कम्युनिकेटेड. एंड थर्ड, अर्ली प्रिपेयर्डनेस ऑफ द ब्रिटिश. राइट, दिस अर्ली प्रिपेयर्डनेस ऑफ ब्रिटिश. ओके, INA military campaign failed. The soldiers were arrested. The soldiers were arrested. INA military campaign was failed and the soldiers were arrested. ठीक है, इधर INA soldiers arrest हो जाते हैं. Now, British government will say what? That these INA soldiers were previously serving British Indian Army. पहले वो किसको सर्व कर रहे थे? British Indian Army को. And they have fought with British Army. Now they are fighting with British Indian Army. So this is an act of treason. आप किसी सेना में हो, ठीक है, और उसी सेना के खिलाफ अगर आप लड़ाई कर लेते हो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट विल से दैट दिस इज अ सीरियस केस ऑफ सेडिशन. दिस इज अ सीरियस केस ऑफ treason. And now these INA soldiers who are arrested, they will be put to trial. इन पे मुकदमा चलेगा. They will be given punishment. इनको सजा दी जाएगी because this is an act of sedition. Okay, this is a serious conduct of military indiscipline. There is a serious conduct of military indiscipline. ठीक है, गॉट इट. वहां दूसरी तरफ क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस वॉज ऑन हिज वे बैक टू जापान, टोक्यो, और बीच में फार्मोसा आइलैंड्स एयर क्रैश होता है. ठीक है, 18 अगस्त 1945. ठीक है, एंड सुभाष डाइड, बट देयर विल बी कंट्रोवर्सीज अराउंड हिज डेथ, क्योंकि ये मिला नहीं ना, ये प्लेन मिला नहीं, डेड बॉडी मिली नहीं, तो इस चीज को लेके कंट्रोवर्सी होगी. लेकिन ये बताओ, 1945 में टेक्नोलॉजी की भी अपनी लिमिटेशंस थी. और दूसरी चीज जिससे लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहा तो आप कभी यकीन ही नहीं कर पाते हो कि वो इस दुनिया में नहीं है. ठीक है, मोहब्बतें का शाहरुख खान याद है? ठीक है, वही से ही Subhash Chandra Bose, the people were not ready to accept that Subhash Chandra Bose, okay, has died. अब इसके बीच में क्या है, ओरिजिनल फैक्ट क्या है, वी आर नॉट एंटरिंग इनटू दैट. सो दिस हैपेंड. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ आई एम आस्किंग, अच्छा चलो क्वेश्चन पूछने से पहले एक और पार्ट मैं बता दूं, देन आई विल एंटर इनटू अ इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. देखो, INA सोल्जर्स विल बी पुट टू ट्रायल. अब ये टॉपिक जो है, नाउ द टॉपिक इज INA ट्रायल. यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं. INA ट्रायल्स, ठीक है ना, INA ट्रायल्स. अब INA ट्रायल्स आते ही समझ जाओगे ना क्या बात कर रहे हैं. INA मूवमेंट फेल्ड, ठीक है, मिलिट्री कैंपेन, इम्फाल कैंपेन फेल्ड, एंड नाउ द सोल्जर्स विल बी पुट टू ट्रायल. अब ये ट्रायल जो इंडिया में चला, ये 1945 से लेकर 46 तक चला. दिस ट्रायल वाज कंटिन्यूड फ्रॉम 1945 टू 1946. 1945 में इट स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर, and in 1946 it continued till the month of May. और इसने पूरे के पूरे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को, ठीक है, बदल दिया इंडिया में. These trials did what? They changed the entire political atmosphere. They changed the entire political atmosphere in India, and they also promoted revolutionary spirit among Indians. They also promoted revolutionary spirits among Indians. Why? क्यों ऐसा होगा? That these trials will change the entire political atmosphere and they will promote the revolutionary spirit among Indians. क्यों ऐसा होगा बताओ? Guess कर पा रहे हो? Reason क्या है? देखो, these INA soldiers, okay, for Indian people, these INA soldiers were patriots or traitors. बताओ. For British government, these INA soldiers are traitors, and for Indian masses, these soldiers are patriots. So this debate will spark. Patriots versus traitors debate will spark. This debate will spark. Patriots versus
ट्रेटर्स डिबेट विल स्पार्क। ठीक है, ये डिबेट शुरू हो जाएगा। एंड नाउ दीज आईएनएस सोल्जर्स, ठीक है, अब बताओ इन सोल्जर्स में ऑल रिलीजन्स, ऑल कास्ट सोल्जर्स वेर देयर और नॉट? बताओ, सारे रिलीजन और सारे कास्ट के सोल्जर्स हैं। तो जब आप इन पे मुकदमा चलाओगे, जब जब कोर्ट ट्रायल में ये जाएंगे, या इनमें से किसी भी सोल्जर को पनिशमेंट, जो भी आप पनिशमेंट देते हो वो पनिशमेंट अनाउंस किया जाएगा, तो लोग उसका अपोज करेंगे कि नहीं? यस। ठीक है, जैसे आज भी देखो, जैसे किसी पे कोई मुकदमा चलता है, तो जब ट्रायल चलता है तो न्यूज़पेपर में आता है ना, ठीक है, कि ट्रायल स्टार्ट हुआ, ट्रायल में ये डिसीजंस आए हैं, अगला ट्रायल ऐसे शुरू होगा। तो बताओ ये देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्या ये ट्रायल की बात न्यूज़पेपर में नहीं आएगी? आएगी। तो जब जब ट्रायल्स चलेंगे, तब तब सड़कों पे लोग निकल आएंगे। द पीपल विल कम ऑन द स्ट्रीट्स in thousands of numbers, and here what they will do, they will raise slogans against the British government, that the government is saying them traitors, it's not good, all soldiers should be released, they are the patriots, they are fighting for the cause of the nation, how you can say them traitors? Okay, so entire atmosphere in India will be revolutionized. In different parts of the country, thousands and lakhs of people will come on the roads, and these people are not divided on religious lines, all will come together, all parties will come in the support of INA soldiers. INA soldiers के सपोर्ट में all parties will come, INC हो, ठीक है, मुस्लिम लीग को तो हटा ही दो, ठीक है, इसके अलावा जो भी है CPIs हैं, हिंदू महासभा, all parties will come in the support of, नहीं नहीं वाकई मुस्लिम लीग नहीं है, all parties will come, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने सरकार बना दी थी, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की बात थोड़ी ना करी थी। था क्या कहीं पाकिस्तान? नहीं, उन्होंने थोड़ी ना कहा कि पाकिस्तान वाले एरिया को छोड़ के हिंदुस्तान है, वो यूनाइटेड गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। ओके, तो ऑल पार्टीज विल कम टुगेदर, ठीक है, सारी पार्टीज आएंगी एक साथ, एंड द इंपॉर्टेंट लीडर्स इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, वेयर यू कैन से दैट द पर्संस विद बिग फेम्स नेम्स, दे विल फाइट द केसेस ऑफ दीज सोल्जर्स, वो इन केसेस को लड़ेंगे। मेरी बात समझ गया? दिस विल thus such as the entire atmosphere in the country. Now in this entire episode, okay, three events that are the reflection of people's anger, they are very much important. तीन ऐसी घटना है जो सबसे ज्यादा important है, and there are hundreds of such events, but three are the most important event. Okay, write this. First event is in the month of November 1945. पहला इवेंट यहाँ है। अब ये सब नवंबर वगैरह याद करने के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है ना, नहीं तो पता चले सारा ध्यान लगा है नवंबर याद करने में और काम की चीज भूल गए, ठीक है। तो यूपीएससी एग्जाम में नवंबर, जनवरी, दिसंबर से कोई फर्क वर्क पड़ता नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड द एसेंस यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा क्या है, फेब 1946, सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट इन फेब 1946, जो मैं इवेंट बताऊंगा वो याद रखना है। एंड द थर्ड इवेंट, राइट, फेब 1946। अच्छा, इसमें डेट अलग अलग है, दिस इज 11th फेब एंड द थर्ड इज ऑन 18th फेब 1946, 18th फेब 1946। व्हाई आई हैव रिटन हियर मंथ एंड डेट्स आई विल डिस्कस विद यू लेटर, ठीक है। नवंबर 1945, यहाँ पे क्या इवेंट है, रेड दिस फर्स्ट इवेंट, राइट, ओके, द ट्रायल ऑफ कर्नल प्रेम सिंह, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो, द ट्रायल ऑफ कर्नल प्रेम सिंह, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो, गुरबख्श सिंह ढिल्लो एंड मेजर जनरल शाहनवाज खान, एंड मेजर जनरल शाहनवाज खान, मेजर जनरल शाहनवाज खान, ठीक है ना। द ट्रायल ऑफ कर्नल प्रेम सिंह, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो एंड मेजर जनरल शाहनवाज खान। मेरी बात समझ गया? अच्छा देखो, इसमें क्या है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है। मेरी बात समझ गया? It means officers belong to three religious communities. All the people will come on the roads. ठीक है? Processions, the people will come with placards. The people will oppose. The people will say that Indians are united on this issue. और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, जो सेंटेंसेस दिए थे, जो सजा सुनाई थी, उस सजा को वापस लेना पड़ा। इतना इसका पावरफुल इंपैक्ट था। गॉट इट? सो दिस वाज द फर्स्ट केस व्हिच वाज वेरी पॉपुलर।
तो द अब आप देखो क्या करोगे, आप क्या याद रखोगे, द केस ऑफ ट्रायल ऑफ प्रेम सिंह, गुरबख्श सिंह ढिल्लो एंड शाहनवाज खान, ये सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंट केसेस में। दूसरा इसके बाद क्या है, राइट दिस ट्रायल ऑफ राशिद अली, ट्रायल ऑफ राशिद अली, राशिद अली का ट्रायल हुआ, इनको भी सजा सुनाई गई थी 7 साल के लिए, सो द ट्रायल ऑफ राशिद अली, ये दूसरे नंबर पे आता है। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आए तो नवंबर दिसंबर नहीं याद रखना है, दिमाग में बिठा लो कि पहले ये 3 ऑफिसर्स इनका केस है, फिर किसका केस है, राशिद अली का केस है, एंड थर्ड आर आई एन म्यूटिनी है। थर्ड इज व्हाट, आर आई एन म्यूटिनी, थर्ड इज आर आई एन म्यूटिनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। अच्छा कौन सा पहले है, ये देखो, राशिद अली पहले है, आर आई एन म्यूटिनी बाद में, ये इसके पहले है, बस ये सीक्वेंस याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड व्हाट इज आर आई एन म्यूटिनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। तो देखो रॉयल इंडियन नेवी, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश इंडियन आर्मी नेवी, द नेम इज रॉयल इंडियन नेवी। नाउ इन दिस नेवी, in this naval forces, the naval soldiers will do revolt against the British government, and that is called Royal Indian Navy Mutiny. ठीक है, so read this. This is the revolt of, mutiny of naval forces against the British government. This is the mutiny of naval forces against the British government. This is the mutiny of naval forces against the British government. ठीक है, घटना है बॉम्बे हार्बर की, बॉम्बे हार्बर की घटना है। दिस इवेंट इज रिलेटेड टू बॉम्बे हार्बर। बॉम्बे हार्बर में, बॉम्बे हार्बर, देयर वाज अ नेवल शिप एंड द नेम ऑफ दिस नेवल शिप वाज HMS तलवार। इस नेवल शिप का नाम क्या था, HMS तलवार। और एक नेवल सोल्जर जिसका नाम था BC दत्त, BC दत्त, ही रोट ऑन दिस नेवल शिप, इस नेवल शिप पे लिख दिया क्विट इंडिया। ठीक है, और सोल्जर BC दत्त, जैसे आप लोग नाराज होते हो तो कुछ लिख देते हो, ठीक है, तो HMS तलवार पे क्या लिख दिया, क्विट इंडिया। ऑब्वियसली दिस इज अ सिग्नल और हिंट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, किसको कहा जा रहा है क्विट इंडिया, बताओ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एंड व्हाई दिस सोल्जर वाज, नेवल सोल्जर वर डिससैटिस्फाइड, व्हाई दिस सोल्जर वर डिससैटिस्फाइड, कई सारे रीजंस थे। पहला, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन इन राशन, डिस्क्रिमिनेशन इन सैलरी, डिस्क्रिमिनेशन इन पेंशंस, नो अलाउंसेस वर गिवन। ठीक है, मतलब नेवल सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स एंड इंडियन सोल्जर्स, दे वर हाईली डिस्क्रिमिनेटेड। यहाँ तक कि राशन, जैसे मेस में चले जाओ तो एटलीस्ट खाना तो सबको एक जैसा मिलना चाहिए ना, डिनर और लंच, यहाँ भी अलग अलग था। अब बताओ कैसे चीजें बर्दाश्त होंगी। प्लस इन सोल्जर्स ने देखा कि पहले जो सोल्जर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के थे, when they launched their movement, INA movement, now they are arrested and they are called as traitors। वो भी तो सोल्जर ही हैं, हमारे ही भाई हैं, उन पे मुकदमा चला रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट। नाउ दे विल आल्सो रेज दिस डिमांड कि INA सोल्जर्स को जिनको अरेस्ट किया गया उनको बाइज्जत बरी किया जाए, ये भी इनका डिमांड हो जाएगा। सो हियर द नेवल सोल्जर्स आर डिससैटिस्फाइड ड्यू टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स क्या है ना, डिस्क्रिमिनेशन इन राशन, डिस्क्रिमिनेशन इन सैलरी, ill treatment with the Indian soldiers, ठीक है, and here the issue of INA soldiers was also raised। all these are the issues, ये सारे के सारे issues हैं, INA soldiers का भी मुद्दा है। now very soon many more naval ships will join this, और भी कई सारी naval ships इसको ज्वाइन कर लेंगे, RIN म्यूटिनी को, ब्रिटिश सरकार की हालत खराब। many other ships will also join this। now what is the outlook of British government, आप ये बताओ, इंडिया में अगर ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, तो दैट इज ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस ना, नेवल फोर्सेस। अगर वही आपके खिलाफ हो जाएंगे तो आपका एक दिन रहना मुश्किल है। नाउ व्हाट विल हैपन, ओके, इन दिस एंटायर सिचुएशन, व्हाट इज द आउटलुक ऑफ गांधी, गांधी सेज दैट सोल्जर शुड नॉट डू दिस, उनको अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए। एंड ही आस्क्ड पटेल दैट गो एंड कन्विंस सोल्जर्स, व्हाई, because we are going to inherit this army when the British will go। बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझो, अंग्रेज जब चले जाएंगे तो आपके पास जो सिविल सर्विस का जो स्ट्रक्चर है, जो आर्म फोर्सेस वो डेवलप करके गए हैं, वही हम इनहेरिट करेंगे ना। कई सारी छावनियां किसने बनाई है, अंग्रेजों ने बनाई है, जिसका आज हम यूज कर रहे हैं। सो दैट इज द आइडिया दैट वी आर गोइंग टू इनहेरिट द सेम आर्मी, एंड दिस इज एन एक्ट ऑफ मिलिट्री इंडिसिप्लिन। इफ विल प्रमोट दिस, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, हमारे यहाँ भी मिलिट्री इंडिसिप्लिन के केसेस हो सकते हैं।
तो इतने स्ट्रिक्ट थे हम इस मामले को लेके, इसीलिए भारत कभी पाकिस्तान नहीं बना। पाकिस्तान में देखो तख्ता पलट होता रहता है, ठीक है, चाय पीने के बाद मन किया तख्ता पलटने का पलट दो, ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं होता। गॉट इट? सो दिस इज द लेवल ऑफ मैच्योरिटी दैट वाज शोन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमने यहाँ पे सोल्जर्स को समझाया कि भाई अपना ये म्यूटिनी है ये खत्म करो, because we are going to inherit the same naval forces, but still this will mount a pressure on the British government। इससे क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा। अब इस पूरे के पूरे रिवॉल्यूशनरी, ये दिस इज कॉल्ड थर्ड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, जो आपने समझा, दिस इंटायर डेवलपमेंट इज थर्ड फेज। नाउ यू कैन इजीली डिमार्केट फर्स्ट में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ। नाउ आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन दैट ओके, in the in ensuring the freedom or independence of India, do you consider that there was the role of revolutionaries? Revolutionaries का रोल था और ये इंपॉर्टेंट था। हाँ, इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था, अब आप खुद सोच लो। ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ सेकेंड फेज, सोशलिस्टिक लाइंस पे रिवॉल्यूशन जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस इज टेकिंग हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ द एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर्स, अंग्रेज सोचेंगे भाई हिंदुस्तान को आजाद कर दो, इन फ्यूचर हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे। अगर हमने आजाद नहीं किया तो इनके रिलेशंस किसके साथ अच्छे हो जाएंगे, एक्सिस पावर्स के साथ। दूसरी चीज सोशलिज्म आ जाएगा तो कैपिटलिज्म के लिए खतरा होगा। तो कहीं ना कहीं ऑल दिस विल माउंट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ना। द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज दैट वर हैपनिंग इन इंडिया, ओके, in order to suppress these revolutionary activities you need military, and in this way military expenses will be incurred, and that is what expenses of money. And when the national movement will start getting consolidated, what will happen, okay, the sense of patriotism will promote, the political awareness will promote, and the people will start boycotting British goods, they will start using Swadeshi goods, so your business is also affected। आपका बिजनेस भी अफेक्ट हो रहा है, आपको पैसे भी खर्च करने पड़ रहे हैं। दूसरा, अपने जान पे जो खतरा है वो तो है ही है, ठीक है, because when revolutionary spirit is promoted you are not safe, and you are not safe when Royal Indian Navy is doing mutiny. You are not safe because the soldiers, Indian soldiers of British Indian Army, they have made another army and they have come to fight with the British in India। कब भाई, अब हम यहाँ सेफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने नई आर्मी बना ली और वो हमसे ही लड़ने आ गए। रॉयल इंडियन नेवी के सोल्जर्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, okay, they are taking help of the axis powers। Now don't you think that on one side what we are doing, on one side हम क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं लेन लिथगो ऑफर, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, वावेल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंट बेटन प्लान, यही चल रहा है ना। दूसरी तरफ क्या चल रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, आईएनए कैंपेन, आरआईएन म्यूटिनी, आईएनए ट्रायल्स, ये सब चल रहा है, ठीक है। नाउ डोंट यू थिंक दैट, एंड तीसरी तरफ क्या है, इंटरनेशनल प्रेशर है ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, इंटरनेशनल प्रेशर कि भाई सोशल, रशिया इज सेइंग व्हाट, नो टू इंपीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म, यूएस इज सेइंग दैट नो टू इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। चौथी बात क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैज कंक्लूडेड, ब्रिटेन इज द मेन पार्टिसिपेंट, जेब खाली हो गया है, राइट, overburden on economy, your economy, okay, there is no any you can say that surplus money that you can invest to maintain your further control, strengthen your control over the enemies, because कॉलोनीज पे कंट्रोल बनाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो आपके पास नहीं है। नाउ बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल इन द कॉलोनीज, so it's better to take a decision, and what is the decision, quit India as soon as possible। तो हमने मूवमेंट चलाया क्विट इंडिया, और जब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का प्रेशर पड़ा तब अंग्रेजों को समझ में आया क्विट इंडिया एज सुन एज पॉसिबल। याद ही आपको डेट क्या दिया था, जून 1948 में जाने वाले थे, चले कब गए, 15 अगस्त 1947 को। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस दैट in order to secure independence of India, INC is equally important, role of Gandhi is equally important, role of Bhagat Singh is equally important, role of Subhas is equally important, role of revolutionaries is equally important, role of trade union movement is equally important, role of peasant revolt is equally important, role of international pressure is equally important, role of second world war is equally important। So due to these collective, okay, you can say that efforts, our freedom or independence was ensured। एक आइडिया आपके दिमाग में आया, ठीक है।
Now in next class we will discuss a topic, and that is how communalism, okay, spread in India. हिंदुस्तान में कम्युनलिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ, ये जानना भी बड़ा जरूरी है. सो नेक्स्ट क्लास लेक्चर विल बी फोकस्ड ऑन दिस टॉपिक. और देखो, नाउ यू आर फैमिलियर विद द स्टोरी लाइन. आपको पूरी स्टोरी लाइन पता है कि कोई कुछ भी बोले, आई इन ए ट्रायल, आई इन ए मूवमेंट डाउन, यू नो द बेसिक्स. अब आपको अपना काम करना है. वो काम क्या है? फोकस स्टडी. फोकस स्टडी का मतलब एकदम जो, मतलब क्या करना है, पीवाईक्यू खोलना है, एकदम अलर्ट होकर क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखने हैं, ये देखना है कि भाई क्वेश्चन फ्रेम हुआ है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, इसका आंसर बी होगा तो ए क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा. थोड़ा सा मेरी बात समझ गया ना? ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह मत पढ़ो, थोड़ा रुक के समझो कि वाई आंसर इज ए, ओनली ए, वाई बी इज नॉट द आंसर, वाई सी इज नॉट द आंसर. ओके, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना है. तो जब आप दिमाग लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने स्मार्ट गेस की स्किल को क्या कर रहे होते हो? बेहतर बना रहे होते हो. तो इट डज नॉट मैटर आप कौन से सब्जेक्ट का एमसीक्यू कर रहे हो, पॉलिटी कर रहे हो कि ज्योग्राफी कर रहे हो कि हिस्ट्री कर रहे हो, बट अगर आप थोड़ा दिमाग लगाना सीखोगे तो वो दूसरे क्वेश्चंस पे भी यूज होगा. मेरी बात समझ गया ना? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. कल मैं आपको बताऊंगा कॉम्युनलिज्म, और इसके बाद जो सबसे कोर हिस्सा है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, एंड आई विल डिस्कस इट ओके आफ्टर दैट क्लास. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करेंगे. नाउ अगर आपको पूरे नेशनल मूवमेंट में ये लगता हो कि ये वाला टॉपिक शायद छूट गया या करना चाहिए, तो आप ग्रुप में लिख देना, मैं वो भी टॉपिक डिस्कस करूंगा. ठीक है ना? सो आप एक बार खुद से सोचो कि कहीं पे कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, राइट इट इन ग्रुप. ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो अगर कोई ब्रॉड थीम छूट गया है तो वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे. छोटी मोटी कोई बात होगी तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा. फिर इसके बाद जो एंशिएंट चलेगा ना, फॉर्मेडेबल चलेगा. एंशिएंट के बाद मैं गैप दे दूंगा 5 डेज या 6 डेज का या 1 वीक का, ताकि आप एंशिएंट के थीम को रिवाइज कर लो. और उस बीच में मॉडर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा आपके साथ, एमसीक्यू. ध्यान से समझना मैं प्लान क्या बनाया. ये पूरा 2025 एग्जाम के अकॉर्डिंग चल रहा है. जैसे मॉडर्न फिनिश होगा तो यू विल गेट अ गैप ऑफ एटलीस्ट 10 डेज, जिससे आप अपने क्लास लेक्चर्स रिवाइज कर लो. गॉट इट? इन द मीन टाइम यू विल स्टडी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जीएस, एंड देन आई विल स्टॉप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जीएस. जब खत्म हो जाएगा देन वी विल प्रैक्टिस मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज. ठीक है? और जैसे ही वो खत्म होगा देन वी विल स्टार्ट मिडिवल इंडियन हिस्ट्री जीएस. ठीक है? और जब मिडिवल इंडियन हिस्ट्री जीएस खत्म होगा तब तक आप एंशिएंट के सारे लेक्चर रिवाइज कर चुके रहोगे. देन आई विल प्रैक्टिस विथ यू एमसीक्यू ऑफ एंशिएंट इंडिया. और फिर जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब आप मिडिवल इंडिया को रिवाइज करोगे. और जब आर्ट एंड कल्चर खत्म होगा तब हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? एमसीक्यू ऑफ मिडिवल इंडिया प्लस आर्ट एंड कल्चर. तो इससे आपका पूरा का पूरा थीम जो है, क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ थीम. एंड नाउ दिस टाइम व्हेन यू विल कंप्लीट द हिस्ट्री, तो इसके बाद आपको कोई मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं चाहिए. ये बात वही हुआ कि तुम मेरे पास चलना सीखने के लिए आओ और मैं तुमको कहूँ हाँ बेटा मैंने तुमको चलना सिखा दिया, दौड़ना सिखा दिया, लेकिन ये बैसाखी अपने पास रखो, तुम्हें जरूरत पड़ सकती है. तो देयर विल नो एनी नीड ऑफ बैसाखी. मेरी बात समझ गया ना? you will be self-sufficient in developing 100% command on this module. And this is my vision of teaching just from the very beginning. इसीलिए नंबर ऑफ क्लासेस को लेके कई बार थोड़ी दिक्कत होती थी मैनेजमेंट से. ठीक है? तो मेरा ये मानना होता है कि जब हम फाउंडेशन कोर्स पढ़ा रहे हो तो बच्चे को एक बार पढ़ाए, ठीक ढंग से पढ़ाए, ऐसा पढ़ाए कि उस सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट आए, पीवाईक्यू वो खुद करने लगे, मेंस के क्वेश्चन वो खुद से लिखने लगे. और फिर इस हिसाब से देखोगे तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है. बस आप देखते दूसरे तरीके से हो. आपको लगता है यार मॉडर्न इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट 20 क्लासेस में हो जाए तो कितना अच्छा है, फिर आप 4 साल तक पढ़ोगे उसी को. लेकिन अगर आपने 1.5 महीने में पढ़ा, अगर आपने 20 की जगह 40 क्लासेस में पढ़ी और आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, तो बताओ कितना बड़ा टास्क आपने कंप्लीट कर लिया. कि आपने ट्रेडिशनल पार्ट्स कर लिए, एमसीक्यू कर लिए, और पहला एकदम दिस शुड बी योर प्लेस कि फर्स्ट आई विल डेवलप 100% कमांड ऑन यूपीएससी पीवाईक्यू. उसके बाद कोई भी दूसरा क्वेश्चन जो मार्केट में है वो प्रैक्टिस करना है. यहाँ पे बिना अपनी अपनी कमांड बनाए हुए मार्केट के टेस्ट सीरीज को करना खतरे से खाली नहीं है. फर्स्ट यू शुड डेवलप 100% कमांड ऑन द पीवाईक्यूज ऑफ यूपीएससी. पहले उसको करो. ठीक है?
और फिर अगर आपके पास लगता है हाँ टाइम है, एफर्ट है, एनर्जी है, देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट दिस इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग दैट वी हैव टू डू। गॉट इट? चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, कल नहीं मंडे, ठीक है ना, मंडे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हाँ आकाश प्लीज। हम्म, ठीक है। हम्म हम्म एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ ना, देर आर मेनी अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ओके, you are a, so for example you are a businessman, you are looking after a business, है ना, and you know that I cannot directly contribute to the Indian national war of independence, और मैं लीड कर रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ तो मैं उस समय, अच्छा बताओ, मैं अगर फ्री के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एट द सेम टाइम मैं जॉब नहीं कर सकता, मुझे बेरोजगार बैठना पड़ेगा एक साल। मेरी बात समझ गया ना? तो जो देश के लिए लड़ रहा है वो नौकरी तो नहीं कर सकता ना, तो जो नौकरी कर रहा है वो क्या करेगा? वो उसको पैसा देगा। उसकी वाइफ के पास अगर ज्वेलरी है और मान लो सुभाष चंद्र बोस तुम्हारे घर आ गए, तो तुम पूरा, भाई दिस इज फॉर द कॉज ऑफ द नेशन। मेरी बात समझ गया ना? सो पीपल सोल्ड देयर हाउसेस, पीपल सोल्ड देयर ज्वेलरीज, ठीक है, पीपल सोल्ड देयर लैंड्स, ठीक है, एंड दे डोनेटेड द एंटायर मनी फॉर द कॉज ऑफ द नेशन। लोगों ने अपनी बिल्डिंग्स डोनेट कर दी, उसमें स्वदेशी स्कूल्स खुलवा दी। मैं यही कहता हूँ ना कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में ऐसे लोगों पे तो हमें रिसर्च करने की जरूरत है ना, ठीक है, कि मान लो आप जहां से बिलोंग करते हो, जैसे मान लो सपोज विपिन हरियाणा के किसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप हिस्ट्री के रिसर्च स्कॉलर हो, जो आपको पता ही है यूनिवर्सिटी में कैसी रिसर्च होती है आजकल, कैसे डॉक्टरेट लोग आते हैं, ठीक है, तो आपका ड्यूटी होना चाहिए कि आपके एरिया में अगर कोई है फ्रीडम फाइटर या कुछ भी ऐसा रहा हो जो अननोन हो, कुछ आपको रेफरेंस मिला, तो उस पर आप क्या करो, रिसर्च करो, पता लगाओ धीरे धीरे। तो ऐसे क्या होगा, वी विल, ओके, जस्ट बी फैमिलियर विथ मेनी अनसंग हीरोज ऑफ, वो बीना दास की कहानी आपको बताया था जो ऋषिकेश में मिली थी 1986 में, मतलब हम आजाद हुए और भूल गए उनको, बिल्कुल वैसा ही जैसे आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे और भूल जाओगे मुझको। तो ये नहीं होना चाहिए, ओके, इट शुड नॉट बी देयर, ओके। आई वाज जस्ट जोकिंग, ठीक है, मुझसे जो बच्चे पढ़ते हैं वो नहीं भूलते, आई ऑलवेज रिमेन इन कांटेक्ट विद माय स्टूडेंट्स, ठीक है आकाश, ओके। चलिए, पूजा देखो, पूजा बैठी हुई है, पूजा भी पहले मुझसे पढ़ चुकी है, ठीक है, एंड वी आर इन कांटेक्ट, ओके। तो चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगली क्लास में। समझ गया ना आकाश क्या मैं कहना चाह रहा था? ओके चलिए, थैंक्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ, वेलकम।